हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है मिशन 100 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इज अ वेरी न्यू चैप्टर जिसका नाम है पादप कोशिका चक्र एवं कोशिका का विभाजन। इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, सारे विषयों पे चर्चा करेंगे डिटेल में। मेरे नोट्स, एनसीईआरटी की हाइलाइट्स और एनसीईआरटी के डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसमें मैं आज की पूरी कहानी आप लोगों के साथ एक विस्तार से पहले दिखा देता हूं कि ये चैप्टर कैसे चलेगा। पहले ये जो मेरे एनसीईआरटी के डायग्राम्स और उनकी हाइलाइट्स को लेकर के ऐसा डायग्राम जो मैं आपके साथ शो करता हूं वो है, ठीक है। इन सब के बाद ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। ये जहां पर मैं क्वेश्चन आपको दूंगा आज, ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी फिर ये जो मेरे नोट्स हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो सारी चीजें यहां पर आप लोगों के समक्ष पेश की जाएंगी और ये सारी बातें आज आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। तो तैयार रहिए, मन लगाकर पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं आज की ये क्लास को। सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन आज का हमारा टॉपिक होगा। और इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक चीज बोल दी थी कि जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा वो है गुणसूत्र। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो थोड़ी रफ्तार से भागेंगे। गुणसूत्र, देन फिर कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, इसके डिटेल किया जाएगा। एनसीईआरटी की जो है इसमें हाईलाइट्स भी होंगी आपके साथ में, ठीक है, हाईलाइट्स भी होंगी। इसके बाद आपको ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा, ठीक है, ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा आपको, ये बात याद रखना, ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा। और बाकी सारी चीजें जो है आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, ताकि आप पूरी तरह से डिटेल में हर चीज पढ़ पाएं और समझ पाएं। इन चीजों को देखिएगा। चलिए बिना लेट किए हुए अब स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और सबसे पहली कहानी हम जो स्टार्ट करेंगे वो हैंड रिटन नोट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, विमान अब उड़ान भरने वाला है। और आज की पहली क्लास का पहला टॉपिक आपके सामने यह रहा, ठीक है। सबसे पहला देख रहे हो ये सारे नोट्स। तो सबसे पहली कहानी शुरू करते हैं गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। गुणसूत्र के बारे में आपको क्या जानना चाहिए, गुणसूत्र क्या चीज है। मैंने आपको बताया था केंद्रक जैसे इंटरफेज में दिखाई देता है सिर्फ अंतरावस्था में। जब विभाजन की अवस्था आती है तो इसे ये हट जाता है, ये अपने आप को डिसअपियर कर लेता है। उसी तरह जब हम गुणसूत्र की बात करेंगे, क्रोमोसोम की बात करेंगे, तो ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। पहली जरूरी बात कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। दूसरी जरूरी चीज के ऊपर अपन बात करेंगे कि एम फेज में जो एम फेज होता है उसमें विभाजन प्रावस्था में दिखाई देता है। किस में दिखाई देगा बेटा जी, ये आपको दिखाई देगा विभाजन प्रावस्था में। किस में दिखाई देगा, विभाजन प्रावस्था में। कि ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ विभाजन प्रावस्था में ही दिखाई देगा, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ, ये आपको सिर्फ विभाजन प्रावस्था में ही दिखाई देगा। अरे यार क्या है यार ये, ठीक है, ये क्या है, स्टैंप पेन नहीं, ठीक है, यही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास विभाजन प्रावस्था में ही दिखाई देगा। कब दिखेगा, तो ये पॉइंट याद रखना, कब दिखेगा, कब दिखेगा, तो सिर्फ दिखेगा सिर्फ और सिर्फ कौन सी अवस्था में, एम फेज यानी विभाजन प्रावस्था में। केंद्रक के साथ इसकी कहानी एकदम अलग है। जब केंद्रक दिखाई देता है तो ये सब चीज यहां पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा, विभाजन प्रावस्था के समय जब हम इसे देखेंगे तो गुणसूत्र कैसा 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 दिखाई देता है। तो आपको पता है कि भाई हमने जब इंटरफेज में देखा था, जब हमने अंतरावस्था में देखा था, इस चीज को कब देखा था बेटा जी, जब हमने इसको अंतरावस्था में देखा था। कौन सी अवस्था में, अंतरावस्था में। तो ये था क्रोमेटिन के जैसा। ये क्रोमेटिन ऐसे 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 क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन किससे बना होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, आरएनए, प्रोटीन, ये सब लोग मिलकर जो है क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन को हमने संघनित किया और यू ऑल नो कि संघनन जो है वो डीएनए की संवेष्टन विधि के द्वारा, डीएनए की जो संवेष्टन होता है जिसमें हम कहते हैं पैकेजिंग, मतलब न्यूक्लियोसोम मॉडल, उसके द्वारा इसने पैकेजिंग की। और एम फेज में जैसे ही वो विभाजन प्रावस्था में पहुंचा, पहले वो ऐसे संघनित होता है और संघनित होने के बाद ये पूरी तरह से ऐसे संघनित हो जाता है, पूरा ऐसा दिखाई देता है। बोले अब ये जो दिख रहा है ये है क्या भाई, तो ये है गुणसूत्र। गुणसूत्र की कहानी है क्या कि गुणसूत्र हमेशा जो है ऐसा करके दो भुजाएं बनाएगा। एक गुणसूत्र के पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो एक क्रोमेटिड ये दिख रहा है, दूसरा क्रोमेटिड ये दिख रहा है, दोनों एक ही गुणसूत्र में है। इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये क्रोमेटिड है, इसे हिंदी में अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। एक इधर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये एक इधर क्रोमेटिड है, ये एक इधर क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है, ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब ये जो दो क्रोमेटिड हैं किसी एक जगह पे पहली बार संकीर्ण हो जाते हैं, यहां पे पहली बार ऐसा सिकुड़ गए हैं। ये जो पीला पीला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं और इसी प्राथमिक संकीर्णन को सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो दोनों
अर्ध गुणसूत्र, ये जो है आधा इधर दोनों एक जगह पे आकर ऐसे मिलते हैं, संकीर्ण होते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रोमियर के जस्ट बाहर की तरफ में ये जो आपको पिंक पिंक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन का डिस्क है, इसे काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमियर के पास प्रोटीन का डिस्क, यह तर्कु तंतु और स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है। अब आपको तर्कु तंतु याद रखना होगा, मैंने आपको तारक काय पढ़ाया था और कहा था कि उससे एक चीज बनती है तर्कु तंतु, एक ऐसी लंबी लंबी नलिका जो गुणसूत्र को विभाजित करती है। तो ये हमारा गुणसूत्र है बच्चों, ये इसका गुणसूत्र बिंदु है, ये एक अर्ध गुणसूत्र है, ये दूसरा अर्ध गुणसूत्र है, और इसके ऊपर की तरफ में यहां पर और इसके नीचे की तरफ में ये काइनेटोकोर है, और ऊपर से जो ये आ रहा है और इधर से जो आ रहा है, इसी को हम तर्कु तंतु कहते हैं। ये जो ऊपर की तरफ से आ रहा है और वो जो नीचे की तरफ से आ रहा है, इस चीज का जूस है भाई, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ से आ रहा है ये तर्कु तंतु है और ये नीचे की तरफ से तर्कु तंतु है, और आप देख पा रहे हो कि किस चीज से जाकर जुड़ा है बच्चों, ये किस चीज से जाकर जुड़ा है, ये जिस चीज से जाकर जुड़ा है उसका नाम है काइनेटोकोर, नॉट गुणसूत्र बिंदु। याद रखना, काइनेटोकोर कहते हैं इसको, यहां से जुड़ा होता है, ये पहली बात है। फिर आप एक चीज और देखेंगे कि कुछ कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ एक बार और संकीर्णन करवाते हैं, जिसे हम द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। हर गुणसूत्र में ये नहीं होता, ये जो है सैटेलाइट गुणसूत्र कहलाता है। बोले सैटेलाइट क्यों भाई? रीजन ये होता है कि मान लो ये गुणसूत्र है और एक चीज ऊपर है, बीच की चीज ना दिखाई नहीं देती, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये पृथ्वी है और ये सैटेलाइट है, उसके आसपास घूम रहा है, इसलिए इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये कहानी हो गई हमारे पास में क्रोमोसोम्स की। क्या क्या समझ में आया? एम फेज में ये संघनित होकर के क्रोमोसोम बनता है। जब क्रोमोसोम बनेगा तो उसमें दो अर्ध गुणसूत्र होंगे, दो क्रोमेटिड्स होंगे, उन दोनों को सिस्टर कहते हैं। जो एक में ही गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए हैं उन्हें सिस्टर कहेंगे, अलग अलग गुणसूत्र बिंदु के हैं तो नॉन सिस्टर कहलाएंगे। ये आपको काम आएगा बाद में, ठीक है। तो अभी ये बात ध्यान रखना कि ये सिस्टर है, सिस्टर एक जगह पे आकर ऐसे संकीर्ण होंगे, उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, वहां से संकीर्ण हुआ है। इसके आसपास जो है गुणसूत्र बिंदु के ही बाजू में एक और विशेष टाइप की चीजें हैं जिसे हम प्रोटीन का डिस्क कहते हैं, काइनेटोकोर है। इसका काम यह है कि गुणसूत्र को जब खींचना होगा तो तर्कु तंतु जो जुड़ता है वो काइनेटोकोर से जुड़ता है। कभी कभी कुछ गुणसूत्र ऊपर की तरफ में एक और संकीर्णन दर्शाते, संकीर्णन का मतलब सिकुड़ना, द्वितीयक संकीर्णन, जिससे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पता चला यही है वो स्ट्रक्चर। काइनेटोकोर क्या है बेटा जी? काइनेटोकोर क्या है? प्रोटीन का डिस्क है, स्पिंडल फाइबर तंतु से जुड़ेगा। और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि काइनेटोकोर तर्कु तंतु किससे जाकर जुड़ता है? काइनेटोकोर से जाकर जुड़ता है। उस क्रोमोसोम का विशेष रूप से और एक बार डायग्राम मैंने बनाया है। एक अर्ध गुणसूत्र ये, दूसरा अर्ध गुणसूत्र ये, दोनों आपस में जहां कर जुड़े प्राथमिक संकीर्णन, इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ऊपर की तरफ में जो द्वितीयक संकीर्णन हुआ इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए 46 में से केवल 10 गुणसूत्रों में है, इससे ज्यादा कहीं पर नहीं है। दोनों पार्ट क्लियर है। दूसरी बार बता रहा हूं, याद रखना ध्यान से। एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब होता है अर्ध गुणसूत्र बेटा। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है? कितने क्रोमेटिड है जल्दी से बताना। एक क्रोमोसोम में दो अर्ध गुणसूत्र हैं। एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र हैं, दो आधों को मिलाकर के एक बनता है। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे एक ही में रहते हैं, इसलिए इनको सिस्टर कहा जाता है। बहुत ही शानदार। आगे बढ़े। अब गुणसूत्र जो बिंदु है उसका लोकेशन कहां पर है? इस आधार पर गुणसूत्र को हम चार भागों में बांट सकते हैं। अब गुणसूत्र के टाइप ऑफ गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे तो गुणसूत्र का जो प्राथमिक संकीर्णन है ना बाबा, वो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर कि वो कहां पर है। मान लो मैंने एक लाइन खींच दी और उस लाइन में देखो कि अगर गुणसूत्र बिंदु एकदम बीचों बीच में है, गुणसूत्र बिंदु बीचों, ऊपर की भुजा नीचे की भुजा बराबर है, एकदम मध्य में है। अगर एकदम मध्य में है, दोनों भुजा बराबर है, तो उसे मेटासेंट्रिक और मध्य केंद्री कहेंगे हम इसको। व्हाट इज मध्य केंद्री? जब गुणसूत्र बिंदु दोनों भुजाओं के मध्य में होगा, दोनों भुजाएं बराबर की बराबर होंगी, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, इसे गुणसूत्र बिंदु कहेंगे, मध्य में होगा, तो आप उसे कहेंगे कि भैया ये जो है ये मध्य केंद्री है, शब्द है मेटासेंट्रिक। दूसरे वाले में देखो मध्य से थोड़ा ऊपर खिसक गया, तो दूसरे वाले में मध्य से थोड़ा हटकर ऊपर की तरफ चला गया, मध्य के नजदीक है, मध्य के नजदीक है पर मध्य में नहीं है, मध्य के ऊपर में है। तो एक भुजा छोटी हो गई, ये भुजा छोटी हो गई और ये भुजा जो है बड़ी हो गई। एक भुजा छोटी हो गई और एक भुजा बड़ी हो गई।
ये बड़ी भुजा हो गई। छोटी भुजा को मैंने P से रिप्रेजेंट किया, बड़ी भुजा को मैंने Q से रिप्रेजेंट किया। ये भी PYQ का क्वेश्चन है कि बड़ी भुजा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और छोटी भुजा को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जब थोड़ा नजदीक से ऊपर चला गया तो एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी दिखाई दिया, तो इसे हम उपमध्य केंद्री कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक, मध्य से थोड़ा हट करके, मध्य से थोड़ा हट करके हटा तो एक भुजा छोटी P, बड़ी भुजा Q, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर पे पहुंचे तो अब ये जो गुणसूत्र बिंदु है वो कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, तो अब वो शीर्ष के नजदीक पहुंच गया, किनारे के नजदीक पहुंच गया। पहले बीच के नजदीक था, अब किनारे के नजदीक पहुंच गया। किनारा नहीं, किनारे के नजदीक, किनारे के नजदीक पहुंचा तो शीर्ष के नजदीक पहुंचा, अंत के नजदीक पहुंच गया। एक भुजा बहुत बड़ी हो गई और एक भुजा बहुत छोटी हो गई। ये भुजा बहुत छोटी है, ये भुजा बहुत बड़ी है। इस कहानी को हम कहते हैं कि भैया ये अग्रबिंदुक होगा, एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। अग्रबिंदुक इसको कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आता है टीलोसेंट्रिक, जिसे हम कहते हैं। इस भुजा में क्या होता है कि जो आपका गुणसूत्र बिंदु है शीर्ष व अंत पे, देखो यहां पर गुणसूत्र बिंदु कहां पर है, ये लिखा हुआ है। भुजा क्या लिखा हुआ है, गुणसूत्र बिंदु कहां पर है, और ये ऊपर के उसके नाम लिखे हुए हैं। तो टीलोसेंट्रिक, अंता केंद्रीय उसको कहेंगे जब गुणसूत्र बिंदु एकदम शीर्ष पर पहुंच गया। एक भुजा एकदम छोटी, एक भुजा एकदम बड़ी। ये है भाई आपका अग्रबिंदु की कहानी। छोटी भुजा को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी भुजा को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और P डिवाइड बाई Q ये भुजा अनुपात निकाला जाता है, आर्म रेशियो निकाला जाता है P डिवाइड बाई Q से। अब यू ऑल नो कि आप सभी को पता है कि अगर P और Q दोनों बराबर है तो इसका आंसर 1 आएगा। इससे P छोटा है, Q बड़ा है तो 1 से कम आएगा, ये उससे कम आएगा, और सबसे कम आंसर इसका आएगा। मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से आप इस कहानी को निकालेंगे कि भुजा गुणसूत्र बिंदु बीच में है, थोड़ा बीच से हटके है, एकदम शीर्ष पे पहुंचने वाला है और शीर्ष पे पहुंच गया। ये 4 प्रकार से 4 भागों में बटा हुआ है और इनकी स्थिति आपको दिखी रही है। आगे बढ़े। अब सवाल एक अच्छा इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बिंदु का अगर आपको अध्ययन करना है या गुणसूत्र का अध्ययन करना है तो कौन सा फेज सबसे बेहतर है? संघनित हो रहा है, पर ऐसा तो नहीं कि हमेशा संघनित रहेगा। एम फेज भी बहुत है ना, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो उनमें से किस अवस्था में गुणसूत्र की आकृति बराबर बन जाती है, वो है मेटाफेज। तो कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछे, बिना डाउट के याद रखना कि गुणसूत्र के आकार, आकृति, दुनिया भर का अध्ययन करना है तो तुम्हें मेटाफेज को मानना पड़ेगा। मेटाफेज आंसर में टिक मार देना, बिना सोचे मेटाफेज पे टिक कर देना। शेप साइज का अध्ययन करने के लिए एम फेज होता है, मेटाफेज जिसको हम मध्यावस्था कहते हैं, क्योंकि मेटाफेज ही वो फेज है जिसमें गुणसूत्र आपका दोनों ऐसा बराबर दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा गुणसूत्र का होना केवल एक ही अवस्था में संपन्न हो पाता है, क्रोमोसोम मेटाफेज में होना चाहिए, तभी ऐसा दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई उसके आकार की बात कि पूर्ण रूपेण आकार ऐसा बनता है। पर चूंकि अगर गुणसूत्र बड़ा छोटा, एक भुजा बड़ी एक भुजा छोटी है, तो इस आधार पर गुणसूत्र को हम 2 भागों और 2-4 भागों में और बांट सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा शेप ऑफ गुणसूत्र। अब ये जो शेप है आकृति है, अब हम पढ़ने वाले हैं आकृति को, आकार को नहीं। अब हम आकृति को पढ़ने जा रहे हैं। अब आकृति को पढ़ेंगे तो हम एनाफेज अवस्था में देखते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एनाफेज में पढ़ा रहा हूं, पर यह बात याद रखना, यह दिखता एनाफेज में है पर इसका अध्ययन आपको मेटाफेज में ही करना पड़ेगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि आकार आकृति को पढ़ने के लिए किसी और फेज की चाहिए। आकृति दिखेगी कब? एनाफेज में। ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो दिख रही है ये एनाफेज की है। पर अगर आपसे कोई कहे कि मैं अध्ययन करना चाहता हूं पूरे क्रोमोसोम का, तो पूरा क्रोमोसोम आपको सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में ही दिखाई देगा, क्योंकि एनाफेज में बंटने लग जाता है। ये आगे थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो मध्यावस्था में आपका पूरा गुणसूत्र है, ठीक है, दोनों भुजाएं एकदम बराबर बीचों बीच, एक भुजा बड़ी एक भुजा छोटी, ये थोड़ा छोटी, ये भुजा एकदम छोटी ये एकदम बड़ी, और ये एकदम ही छोटी और एकदम बड़ी, ये 4 भुजा हो गई। आपको दिख रहा है कि ये भैया एक्रोसेंट्रिक है, ये मध्य केंद्रीय है। मैंने एनाफेज में देखा तो देखते ही पता चल गया कि ये मध्य केंद्रीय है। ये देखते ही पता चल गया कि भैया ये उपमध्य केंद्रीय है, ये उपमध्य केंद्रीय है। ये दिख के ही पता चल रहा है कि ये अंतः केंद्रीय अग्रबिंदुक है, सॉरी ये अग्रबिंदुक है। दिख रहा है तुम्हें, ये अग्रबिंदुक है। और सबसे लास्ट में ये जो आपको दिख रहा है ये अंतः केंद्रीय आपको दिख रहा है, ठीक है, अंतः केंद्रीय भी आपको दिख रहा है। पर जैसे ही हम इसको एनाफेज में लेकर जाते हैं तो एनाफेज में वो स्पिंडल तंतु जो होता है ना, जो ऊपर नीचे से खींचता है, इन दोनों को ऊपर नीचे खींचता है। अब जब इसको ऊपर खींचेगा तो सोचो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो क्या होगा?
ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो मान लो कोई भी कपड़ा है, आप उसे खींच रहे हो तो उसकी दोनों भुजाएं नीचे की तरफ आ जाती हैं। वैसे ही मान लो मैं इसे नीचे खींच रहा हूं, ऊपर को मत सोचो, नीचे खींच रहा हूं, नीचे वाले की बस बात करते हैं, नीचे को खींच रहा हूं। तो नीचे वाले को जब मैं आधा इधर खींचा आधा उधर चला गया। जब नीचे खींचूंगा तो दोनों भुजा बराबर होगी, इस वजह से ये वी शेप दिखाई देगा, इसलिए वी शेप दिखाई देगा। ऐसा करके अगर मैं बीच से किसी चीज को खींचता हूं, मान लो कोई वायर ही है, कुछ भी है, आप उसको जिधर से पकड़ के खींचोगे वो ऊपर चला जाएगा, बाकी दोनों भाग नीचे चला जाता है। एक कपड़े को उठा के देखना, तो जब ऊपर करोगे तो अगर दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी तो ये वी शेप का दिखाई देगा। इसलिए वी शेप्ड होता है कौन सा? मध्य केंद्री। दोनों भुजाएं बराबर है इसलिए वी जैसा दिख रहा है, दिख भी रहा होगा वी जैसा, ठीक है। और ये कैसे क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये क्रोमोसोम था मेरे पास में, ये क्रोमोसोम था मेरे पास में, और जब मैं इसको ऊपर नीचे खींचूंगा तो बताओ यार ये ऊपर वाला क्या करेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ। बस मैंने एक तरफ का बनाया, ये ऐसा दिखेगा, ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला नीचे जाएगा, ऐसा दिखेगा। तो ये जो हो रहा है इसी को मैं नीचे नीचे का बस दिखा रहा हूं, ऊपर का नहीं। अब दूसरे वाले में उपमध्य केंद्री में क्या हुआ बच्चों कि उपमध्य केंद्री में होता ऐसा है कि एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी है। तो जब एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी को जब मैं यहां से ऐसे पकड़ के गुणसूत्र बिंदु के नीचे से जो काइनेटोकोर है खींचूंगा, ये खींच रहा हूं, ये काइनेटोकोर है और ये मैं खींच रहा हूं, खींचूंगा तो एक बड़ा भुजा और एक छोटी भुजा एल जैसा दिखाई देगा, इसलिए एल शेप्ड उपमध्य केंद्री को कहते हैं। उसके नीचे वाले में एक बहुत बड़ी भुजा एक छोटी भुजा को अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो ये मुझे जे शेप का दिखाई देता है, ये अग्रबिंदु के लिए है। और सबसे लास्ट में जब एक बहुत बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा है तो ये आई शेप का दिखाई देगा और ये अंतः केंद्री है। तो ये VLJI ये क्या है? ये मध्यावस्था में जब गुणसूत्र खींचा जाता है तो उस समय जो आकार बनता है उसकी आकृति है, जबकि ये जो स्ट्रक्चर है मध्यावस्था में है। तो गुणसूत्र का पूरा अध्ययन करना है तो मध्यावस्था में करोगे, पर गुणसूत्र के आकार में वो भी ये अकेला है तो अर्ध गुणसूत्र बचा भी है, तो ये तो क्रोमेटिड है ना, अर्ध गुणसूत्र है। पूरा क्रोमोसोम पढ़ना है तो मध्यावस्था में, पर उसकी आकृति को समझना है तो आप एनाफेज में देख सकते हो, एनाफेज में देख सकते हो। वो VLJI ये जो है ये एनाफेज में यानी आपका पश्चावस्था में ही दिखाई देगा, ये पश्चावस्था एनाफेज में ही दिखाई देगा। ये अर्ध गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये VLJI समझ में आया? मतलब कैसे कह रहा हूं मैं, दो भुजाएं हैं उनको पकड़ के खींचेंगे, दोनों भुजा बराबर तो V शेप, एक भुजा बड़ी तो L शेप, और छोटा J शेप, एकदम छोटा I शेप, ठीक ऐसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि ये सब बनाने के लिए चाहिए क्या क्या भाई? ये जो पूरा क्रोमोसोम बनता है ये मैं जेनेटिक्स में भी पढ़ाऊंगा, एक बार बस हल्का हल्का रफली बता देता हूं आपको। देखो मित्रों, आपको अगर डीएनए बनाना है ना तो आपके पास में तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह। तो पहला हो गया नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा हो गया आपके पास में फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह अम्लीय है मित्रों, पेंटोज शर्करा क्षारी है, नाइट्रोजनी क्षार तो क्षारी होगा। इन तीनों को मिलाएंगे, इन तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड। तो इन तीनों को मिलाकर बना न्यूक्लियोटाइड जो खुद एक अम्ली है। न्यूक्लियोटाइड को मिला मिलाकर हम जीन बनाते हैं, जीन भी अम्ली ही होता है। इस जीन को मिला मिलाकर अम्ली हमें डीएनए बनाते हैं। और अगर मैं इसकी आकृति देखूं तो हमारे शरीर में 2.2 मीटर का डीएनए लंबा है, 2.2 मीटर का डीएनए हमारे पास में है भाई। अब 2.2 मीटर का डीएनए हमारे पास में है, अगर मैं केंद्रक को देखूं तो केंद्रक तो बहुत छोटा है भाई, केंद्रक तो बहुत छोटा है। तो इसको केंद्रक के अंदर हमको पैकिंग करना है, इसको अंदर डालना है। कैसे करें? तो हमने सबसे पहले उसको एक क्षारी प्रोटीन दिया। बोले क्यों दिया? क्योंकि ये अम्ली है, क्षारी के साथ बंध बनाएगा जिसका नाम है मित्रों हिस्टोन। तो मैंने सबसे पहले उसे हिस्टोन दिया तो थोड़ा और संघनित हुआ, एकदम 2.2 मीटर से कम संघनित होकर थोड़ा सा और संघनित होकर के ये बनाया। इसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन और दिए, हिस्टोन भी दिया और गाढ़ा किया, नॉन हिस्टोन भी दिया। तो ये मित्रों व्हाइट वाला हमारे पास डीएनए है, येलो वाला हमारे पास हिस्टोन है, रेड वाला हमारे पास नॉन हिस्टोन है, पिंक वाला हमारे पास आरएनए, पिंक वाला हमारे पास आरएनए है। इन सबको जब मैं मिलाता हूं तो बनता है क्रोमेटिन मित्रों। क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है। और क्रोमेटिन जो है वो इंटरफेज में दिखता है अंतरावस्था में,
और इसी क्रोमेटिन को जैसे ही मैं प्रोफेज या पूर्वावस्था के बाद गुजारता हूं, पूर्वावस्था के बाद जैसे ही गुजारूंगा, तो अब ये मध्यावस्था में जैसे ही पहुंचेगा, ये पूरा का पूरा गुणसूत्र दिखाई देगा और ये मध्यावस्था में बनके तैयार है। तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने की कहानी पूर्वावस्था के दौरान होती है और जैसे ही वो मध्यावस्था में पहुंचेगा, जैसे ही वो मेटाफेज में पहुंचेगा, वो अपने आप को संघनित कर लेगा और संघनित करके ऐसा बन जाएगा। तो कभी भी तुमसे कोई पूछे क्रोमेटिन है क्या, तो डीएनए था, डीएनए था, डीएनए को मैंने हिस्टोन दिया, हिस्टोन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन दिया। जब ये इससे भी बात नहीं बनी तो मैंने उसे आरएनए भी दिया, कुछ प्रोटीन्स भी दिए, सब कुछ देखा। ये जो धागे जैसी संरचना बनेगी इसे क्रोमेटिन कहेंगे। ये जो धागे जैसी संरचना बनेगी इसे हम क्रोमेटिन कहेंगे और यही धागे जैसी संरचना को हम पूर्वावस्था में प्रोफेज के बाद जब गुजारते हैं तो मेटाफेज में बनेगा। यही आज इस चैप्टर का काम है कि पूर्वा में क्या होता है, मध्या में क्या होता है, पर आपको शुरुआत में थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा भाई कि पूर्वावस्था वाली वो स्थिति है जहां पर संघनित होता है, मध्यावस्था में हो जाता है। अब आपको 4-5 बात बेसिक समझ में आ गई कि इंटरफेज में केंद्रक दिखाई देगा, इंटरफेज में ये क्रोमेटिन के जैसा रहता है। जैसे ही हम एम फेज में पहुंचते हैं ये क्रोमोसोम बन जाता है, केंद्रक गायब हो जाता है, दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो हमने क्रोमोसोम बनाया है उस क्रोमोसोम को बनाने के लिए क्रोमेटिन बनाना पड़ता है और क्रोमेटिन इतनी सारी चीजों को मिलाकर बनता है, तब जाकर ये उसमें पैक हो जाता है, तब जाकर जो है यहां पर वो चीजें पैक हो जाती हैं, उनके पास चीजें पैक हो जाएंगी कि ये सारी चीजें बन जाती हैं। मेरी बात समझ में आई? तब जाकर ये सारी चीजें पैक हो जाती हैं। मेरी बात समझ में आ रहा? तो ये पूरा पार्ट आप लोगों को ध्यान पे रखना है, पूरी कहानी आप लोग को याद रखनी है, पूरा पार्ट आप लोगों को बन जाएगा, तब जाकर आप ये चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। तो इतनी बातें आप लोगों को मन लगा करके कंप्लीट कर लेनी है। एक बार इसको देख लो और फिर बताओ इनके हिसाब से आपके पास में क्या क्या बात बनती है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है? ये एक चीज बस यहां पर ये है, इतना चीज रिवीजन कर लो, ठीक है? ये चीज आप लोगों को ध्यान पे रखना है, बस मामला इतना ही है, ठीक है? ये चीज आप लोगों को ध्यान पे रखनी है। ये पॉइंट आप लोगों को बन जाएगा तो मामला सेट है। बहुत ही शानदार चीज यही है, ठीक है? ठीक है, ये पूरा पोर्शन आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं कि भाई अब ये सब कुछ हो गया। अब एक चीज और थोड़ी सी जो विस्तार में आपको बार बार कह रहा हूं कि इंटरफेज और एम फेज में फर्क क्या है। जब आप अंतरावस्था में इंटरफेज में आप देखेंगे बेटा तो आपको केंद्रक दिखाई देगा और अंदर की जो संरचना है ये आपको दिखाई देगी क्रोमेटिन के रूप में। ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है, ठीक है? न्यूक्लियस दिखा, क्रोमेटिन दिखा। केंद्रक का अध्ययन करने का स्टेज है इंटरफेज। अगर आपको केंद्रक पढ़ना है तो इंटरफेज में पढ़ेंगे। अब अगर आप एम फेज में जाएंगे, विभाजन प्रावस्था में पहुंचेंगे तो आपको गुणसूत्र दिखेगा। यस, न्यूक्लियस विलुप्त हो गया, क्रोमेटिन जो है संघनित होकर गुणसूत्र बनाया, गुणसूत्र जो है एम फेज में दिखेगा। ये लॉजिक भी मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से मैंने आपको बता दी कि ताकि भैया कोई लोड आपको ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं ये चैप्टर, जिस चैप्टर के लिए हम यहां पर आए। अभी तक तो हम गुणसूत्र और इनके कंपैरिजन कर रहे थे और इसीलिए मैंने ये टॉपिक यहां पर पढ़ाया ताकि गुणसूत्र और जो केंद्रक है उन दोनों के बीच की कहानी आपको एकदम क्लियर कट याद रहे कि इनके बीच में जो कॉन्सेप्ट हो रहा है वो कैसे काम कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े तो सबसे पहली चीज समझ में आई कि हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। ये चैप्टर 2 बातों से चलता है, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीजें? क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है? तो कोशिका चक्र सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बोले वाह, मतलब कोशिका चक्र लगातार चलता है, कभी वृद्धि होगा फिर विभाजन होगा, वृद्धि होगा फिर विभाजन। ये तो चलना है, जीवन मृत्यु चलता रहता है, पैदा होते हैं लोग, मरते। वैसे ये भी है कि कोशिका की जो चक्र है वो चलता रहता है, विभाजन वृद्धि विभाजन वृद्धि विभाजन, ऐसे ही चलता रहता है पूरा। तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बोले कैसे? पहले कोशिका थी, ये कोशिका बड़ी हुई, बड़ी होकर विभाजित हो गई, अब इसके पास 2 केंद्रक बन गए, फिर 2 बन गई, फिर इन 2 से वृद्धि हुई और वृद्धि से फिर विभाजन हुआ। तो कोशिका वृद्धि और विभाजन, विभाजन वृद्धि विभाजन, फिर वृद्धि फिर विभाजन, ऐसे ही चलता रहेगा। आपस में समन्वय भी होता है। ये सब जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। समझ में आ गया बात?
कोशिका चक्र इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, कभी नहीं रुकेगा, हमेशा वृद्धि होगी, फिर विभाजन होगा, फिर उसका वृद्धि होगा, फिर विभाजन होगा, फिर वृद्धि होगी, फिर विभाजन होगा। समझ में आया? ये चलता ही रहेगा। कोशिका विभाजन का क्या मतलब है बच्चों? कोशिका विभाजन का मतलब असल में है कि जनक कोशिका से संतति कोशिका का बनना, पार्ट ऑफ सेल साइकिल। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन होता है कि कोशिका विभाजन में कोशिका चक्र है। तो यह पॉइंट याद रखना कि कोशिका विभाजन जो है कोशिका चक्र का भाग है। कोशिका विभाजन जो है कोशिका चक्र का भाग है। कोशिका चक्र बड़ी प्रक्रिया है, उसके अंदर एक प्रक्रिया का नाम है कोशिका विभाजन। तो चक्र मतलब समझ में आया? वृद्धि विभाजन का जो चक्र चलता है, सतत कंटिन्यू चलता रहता है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। और उस चक्र के अंदर जो जनक से संतति बनने की बस प्रक्रिया है वो विभाजन है। बहुत ही बढ़िया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन आपको कहती है मित्रों कि कैसे क्या होता है। हमारे पास एक स्पर्म है, हमारे पास एक ओवा है, एक कोशिका है मात्र, ठीक है, एक ये दोनों मिलती हैं। इसका तो सिर्फ न्यूक्लियस मिलता है, इसकी पूरी कोशिका मिलती है, और दोनों मिलकर निषेचन करके जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट से 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 के बाद भ्रूण बन जाता है। भ्रूण अपने आप में विभाजन करेगा और विभाजन करके इस पूरी दुनिया का निर्माण कर लेता है, जीव का निर्माण हो लेता है। तो कोशिका विभाजन या वृद्धि या चक्र इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि इससे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण हो जाता है। यह एनसीईआरटी की पहली लाइन है। समझने के लिए थोड़ा बच्चों को दिमाग खराब होता है, मैंने फ्लो चार्ट में आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कोशिका क्यों विभाजन करती है? यह एक बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई कोशिका विभाजन करना ही क्यों है? अगर कोशिका विभाजन नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? विभाजन करना क्यों है, क्यों चाहिए इसको विभाजन? तो कोशिका विभाजन इसलिए करती है कि देखो, अब कोशिका, समझो घर का बंटवारा कैसे होता है। अब घर में लोग बढ़ जाते हैं तो चीजें बढ़ जाती हैं, चीजें बढ़ जाती हैं तो लड़ाई होती है तो बंटवारा होता है। समझ में आई बात? तो इसी तरह एक कोशिका है, उसने अपना सबसे पहले डीएनए डबल किया। अब जब डीएनए डबल हो गया तो न्यूक्लियोप्लाज्म डबल हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म डबल हो गया तो न्यूक्लियस डबल हो जाएगा। अब एक कोशिका में 2 न्यूक्लियस, गजब बात। एक कोशिका में 2 न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस बटेंगे तो फिर कोशिका द्रव्य को अपना अपना कोशिका द्रव्य पकड़ने लग जाएंगे, कोशिका द्रव्य बढ़ गया, कोशिका बढ़ गई। तो सवाल यह है NNC के अनुपात फिक्स करने के लिए बोले ये क्या चीज है? देखो, एक कोशिका जो है उसको निर्धारित करता है केंद्रक निर्धारित करता है, और कोशिका द्रव्य को पूरा ज्ञान देता है कि भाई मैं तुमको निर्धारित करूंगा। केंद्रक ज्ञान देगा, कोशिका द्रव्य उससे चलेगा। अब अचानक से कोशिका द्रव्य बढ़ गया। अब कोशिका द्रव्य बढ़ गया भाई, कोशिका द्रव्य बढ़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो गया, गोल्जी बॉडी डबल हो गए, सब डबल हो गए, मटेरियल डबल हो गया। अब जब मटेरियल ही डबल हो गया तो केंद्रक बोलेगा यार अब मैं कैसे संभालूं? तो केंद्रक बोलेगा रुको मैं भी डबल होता हूं। तो सबसे पहले वो अपने डीएनए को डबल करेगा। जब देखेगा कि साइटोप्लाज्म डबल हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं अपने आप को डबल करता हूं, तो केंद्रक डबल होगा, मटेरियल डीएनए डबल होगा, डीएनए डबल हुआ तो केंद्रक डबल हो गया। फिर उनको निर्धारित करने के लिए कि भैया इतना केंद्रक इतने बड़े साइटोप्लाज्म को संभाल सकता है, यह फिक्स करने के लिए हमें विभाजन करना पड़ता है। तो जैसे मान लो एक केंद्रक है, केंद्रक में 46 गुणसूत्र है और बाहर 10 अंगक है, मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए 10 अंगक है, ठीक है। थोड़ी देर बाद अभी केंद्रक में 46 ही क्रोमोसोम है और अंगक मान लो डबल हो गए। अब केंद्रक डबल हो गए, अंगक 20 डबल हो गए। अब कैसे क्रोमोसोम मेंटेन करें? क्रोमोसोम बोलेगा ये तो गलत बात है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब इसके बाद जब डबल हो गया तो गुणसूत्र भी अपने आप को बोलेगा रुको मैं भी डबल होकर दिखाता हूं। तो 46 से फिर 46 का 2 क्रोमोसोम बनेगा, 2 सेट बन जाएगा, 20 अंगक। तो इनमें से 46 क्रोमोसोम फिर ऊपर चला जाएगा, 10 अंगक ऊपर, 10 नीचे, 46 क्रोमोसोम यहां पर बन जाएगा। तो यह कहानी बस आपको समझाने के लिए डिटेल में मैं पढ़ाता हूं बच्चों को कि भैया केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अनुपात को नियंत्रित करने के लिए कोशिका विभाजन होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यही चीज है। देखो अब मैं ये लाइन लिख करके आपको खत्म कर दूं, अगर मैं ये जो बता रहा हूं यही डिटेल है, यही जो ऊपर बना हुआ यही डिटेल है समझने के लिए कि भैया पहले 46 था, बाहर 10 थे, अभी भी 46 है, बाहर 20 होगा, कैसे मेंटेन होगा? बराबर करने का है तो इसको बांटो, 2 भागों में बांट दो, मामला चल जाएगा। आगे बढ़ गए। अब प्रोसेस और विभाजन को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसी थोड़ा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोसेस जो है, कोशिका चक्र को डिस्कशन करते हैं कि कोशिका चक्र जो प्रोसेस है वो क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कोशिका है भाई,
जिसे हम जनक कोशिका कहते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव है, इतनी अंग्रेजी सबको पता है। इसके बाद इस कोशिका ने ग्रोथ किया थोड़ा सा, ठीक है। इस कोशिका ने इसको मतलब यहां पर इसने समझ लो सब थोड़ी वृद्धि की तो थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इसने ग्रोथ किया। ग्रोथ किसको कहते हैं? सबसे पहले साइटोप्लाज्म ग्रोथ हुआ, मतलब अंगक अंगक डबल हो गए। फिर उसने अपने अंगक का द्विगुणन करना मतलब डबल कर लिया। जब अंगक डबल हो गए तो डीएनए का द्विगुणन हो गया। डीएनए का द्विगुणन हुआ तो न्यूक्लियस का विभाजन हुआ, और न्यूक्लियस का विभाजन हुआ तो कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। देयर इज अ 5-6 प्रोसेस, 5 प्रोसेस है जिसके आधार पर यह पूरा कोश का चक्र यानी सेल साइकिल चलता है। शुरू होता है साइटोप्लाज्म की वृद्धि से। पहले मटेरियल डबल होगा, फिर अंगक डबल होंगे, अंगक डबल हो गया तो डीएनए डबल हो गया, डीएनए डबल हो गया तो केंद्रक डबल हो गया, केंद्रक डबल हो गया तो कोशिका द्रव्य डबल हो गया, और अंततः आपके पास एक संतति कोशिका बन जाएगी। यह वृद्धि और विभाजन तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का नाम कोशिका चक्र है। आगे चलते हैं। दूसरा आए कोशिका विभाजन। मैंने कहा था कि कोशिका विभाजन इज अ पार्ट ऑफ कोशिका चक्र, कोशिका चक्र का पार्ट है। तो जनक से 2 संतति कोश का निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहलाएगा। क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का, कोशिका विभाजन कोशिका चक्र का एक भाग है। कोशिका विभाजन कोशिका चक्र में आता है कि कोशिका चक्र कोशिका विभाजन में आता है, तो यह बात याद रखना, कोशिका विभाजन इज अ पार्ट ऑफ कोशिका चक्र। बड़ा भाग है कोशिका चक्र, उसके अंदर होता है कोशिका विभाजन। दूसरी बार यह चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। रफ्तार बनाए रखना, समझते रहना, चीजें बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। कोशिका क्यों विभाजन करती है यह बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं। इस बात को थोड़ा और विस्तार से बताने के लिए ऐसा है कि कोशिका है, यह कोशिका द्रव्य है और यह केंद्रक है, ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका वृद्धि के बाद जो है आकार पहले इतना था, पहले पूर्व की कोशिका का आकार इतना था और अब बढ़ गया है, अब आकार बढ़ गया है। कैसे मेंटेन करें? तो न्यूक्लियस जो है कोशिका वृद्धि के बाद मेंटेन करने में असमर्थ होने लग जाता है, इसलिए न्यूक्लियस से कोशिका विभाजन का सिग्नल आता है। यह लाइन भी ध्यान रखना है कि विभाजन को कंट्रोल कौन करता है, वही बात अलग तरीके से समझाई जा रही है, वही बात को अलग तरीके से। और ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, कोई मजाक चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। आप देखना मैक्सिमम टाइम जब आप ये चीज पढ़ोगे, इन चीजों पे कोई डायरेक्टली इंटरफेस पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। मत करना। वैसे आपको यह जानना जरूरी है कि कोशिका विभाजन क्यों कर रही है, विभाजन के अंदर चक्र है कि चक्र के अंदर विभाजन है। ये सब एसर्शन रीजन में तुम्हें परेशान करेंगे, और इतना डिटेल एनसीईआरटी का एनालिसिस तुम्हें बहुत कम जगह मिलेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर कर रहा हूं कि बॉस ये विभाजन क्यों हो रहा है। तो ब्रेन जो है वो छोटा है, कोशिका बड़ी हो गई। पहले इतनी कोशिका थी, अब इतनी बड़ी हो गई। कैसे ये छोटा सा केंद्रक कैसे मेंटेन करे? तो जब कोशिका द्रव्य की वृद्धि के बाद केंद्रक मेंटेन करने में असमर्थ होता है, तो केंद्रक कहता है कि बाबू विभाजन करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। तो विभाजन करने का सिग्नल कौन दिया? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। विभाजन का सिग्नल किसके पास से आता है? न्यूक्लियस के पास, क्योंकि ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही उसको बोलेगा। कोशिका द्रव्य की वृद्धि भी एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब कोशिका चक्र भी सतत प्रक्रिया है, कोशिका द्रव्य की जो वृद्धि है वो भी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोशिका द्रव्य की वृद्धि लगातार चलती रहती है, लगातार चली, विभाजन हुआ, फिर वृद्धि, फिर विभाजन, फिर वृद्धि, फिर विभाजन, ये चलता रहता है। कोशिका द्रव्य की वृद्धि तो होगी ही होगी। तो एक एक लाइन याद रखना। कोशिका चक्र सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोशिका चक्र के अंदर कोशिका विभाजन आता है, अपने आयतन को मेंटेन रखने के लिए विभाजन होता है। विभाजन का सिग्नल जो है न्यूक्लियस देता है, क्योंकि न्यूक्लियस असमर्थ हो जाता है मेंटेन करने के लिए। और कोशिका द्रव्य की वृद्धि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन एकदम फिक्स होता है, जैसे ही वो ऊपर नीचे होगा विभाजन होने लग जाता है। अगर अनुपात डिस्टर्ब होगा तो विभाजन का कारण बनेगा। कोशिका अनुपात न्यूक्लियोप्लाज्म अनुपात साइटोप्लाज्म का अनुपात है। ये दोनों अनुपात ऊपर नीचे होंगे तो विभाजन होगा। एक ही तरीके को 4 तरीके से बताया। विभाजन की आवश्यकता मैंने बताया आपको, एक कोशिका से अनेक कोशिका बनाने के लिए हमें विभाजन की जरूरत पड़ती है। सेम वही कांड जाइगोट की बात, जाइगोट से इतना बड़ा भ्रूण हम बनाते हैं। एक लैंगिक जनन करने वाले जीव जो है सिंगल जाइगोट से इतना मिलियन सेल वाला जीव बना लेते हैं, यह विभाजन के द्वारा ही हो पाता है। वही चीज 2 तरीके से मैंने आपको बता दी, डायग्राम से, थ्योरी लिख करके हर चीज को कि भैया यहां पर विभाजन ऐसे होता है।
आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो कोशिका की वृद्धि और विभाजन एवं जनन, 3 पॉइंट है, शब्दों पे ध्यान देना। एनसीईआरटी की लाइन है मित्रों ये वाली, अभी इंट्रो ही चल रहा है। एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि वृद्धि और विभाजन एवं जनन एक कोशिका और जीव की विशेषता है। बोले कि क्या मतलब है? एक कोशिका और एक जीव की विशेषता है। एक कोशिका की भी विशेषता है और जीव की भी विशेषता है। मतलब बोले समझ नहीं आया। देखो, एक कोशिका भी अपनी वृद्धि करती है, विभाजन करती है और जनन करती है। एक कोशिका से 2 कोशिका का बनना भी तो जनन ही है। और जीव की भी यही क्वालिटी है कि जीव भी, इसीलिए मैंने कहा था कि कोशिका जीवन की इकाई है और जीव की भी इकाई है। ठीक है, दोनों शब्द एक ही है। तो अगर आप कहेंगे कि वृद्धि, विभाजन और जनन एक कोशिका में भी होता है और जीव में भी होता है। जैसे एक कोशिका है जिसे जनक सेल कहेंगे, यह अपना वृद्धि की, विभाजन की 2 कोशिका बना ली, संतति बना लिया, संतति यानी बच्चे बना लिए। उसी तरह एक सिंगल सेल वाला मान लो जीव है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को अगर हम देखेंगे तो इसने वृद्धि की, इसने भी विभाजन किया, ये अनेक कोशिका वाला जीव बना लिया। अनेक कोशिका वाला जीव बना लिया कैसे? जाइगोट से देखो इतना बड़ा जीव बन गया। तो जीव भी विभाजन और वृद्धि करके अपनी संख्या, संतति को भी बढ़ाते हैं और जीव अपनी कोशिका को भी बढ़ाता है। जीव के अंदर हम एक जाइगोट से इतने बड़े जो जीव बने हैं ये इसी कारण से बने हुए हैं। अगली कहानी पे चलते हैं, थोड़ा और विस्तार की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है इस बीच में, कि एनसीईआरटी इनके लिए क्या कहती है, क्या क्या चीजें इसमें से अपने को ध्यान पे रखनी है। एक मिनट, हाँ, तो अब शुरू करते हैं। अभी तक तो एनसीईआरटी का इंट्रो था और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे पढ़ाने के बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना। ये एक एक लाइन तुम्हें एनसीईआरटी में देख के लगेगा यार पढ़ने वाली चीज थोड़ी ना है, लेकिन जब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और इसी के ऊपर जब ये मैं विस्तार बता रहा हूं, ये मेरा खुद का एनालिसिस और जो मैं कह रहा हूं, ये सवाल जो मैंने अगर आपको बताए हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो बताइए। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज कभी नहीं बनेगी कि विभाजन के अंदर चक्र है कि चक्र के अंदर विभाजन है, जीव की इकाई है कि वो है, सतत कौन चलता है, कोशिका द्रव्य की वृद्धि की कौन। ये छोटे छोटे शब्द सवाल स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन में, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ा सकते हैं। इसलिए याद रखना कि टफ से टफ पेपर भी आए तब भी तुम इसको बना करके कंप्लीट कर जाओगे। आगे बढ़े, कोशिका चक्र को समझते हैं। असल में अब कोशिका चक्र है क्या? सारी इंट्रो के बाद कि कोशिका चक्र सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विभाजन होगा, वृद्धि होगा, उसके बाद ये वो डैश 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 सब बताने के बाद अभी भी हम कोशिका चक्र पे ही चल रहे हैं। कोशिका चक्र की अलग तारीफ यह करती है कि जनक कोशिका से संतति कोशिका के निर्माण में आवश्यक सभी क्रियाएं, दुनिया की जितनी भी क्रियाएं एक जनक से संतति बनने के लिए जो भी जरूरी है, योग क्रिया कोशिका चक्र कहलाता है। क्या यह डेफिनेशन आपको पता है? कोशिका चक्र असल में है क्या? यह असल में है कि एक जनक कोशिका थी और उससे मैंने संतति बनाई है। संतति बनने तक जो कुछ भी होगा, वृद्धि होगा, विभाजन होगा, जो कुछ भी होगा, सब कोशिका चक्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जनक से संतति यानी बच्चा बनने तक की जितनी भी स्ट्रक्चर है, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी प्रोसीजर है, जितनी भी रिएक्शंस हैं, वो सब कोशिका चक्र के अंतर्गत आती हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा, ऑल जीन्स का जो क्रम होता है, संतति कोशिका में जीनोम को जनक कोशिका के समान होने के लिए आवश्यक है डीएनए का द्विगुणन अच्छी तरह से होने चाहिए। अब यह बड़ी बात है, यहां पर भी एनसीईआरटी की एक लाइन आपसे लिखती है भाई कि भाई अगर आप जनक से संतति बनाना चाहते हो तो आपको चाहिए ना भाई कि जो जीन आपके पास है वो आपके बच्चे के पास में भी हो। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए डीएनए का द्विगुणन होना बहुत जरूरी है। डीएनए का द्विगुणन अगर अच्छे से नहीं होगा तो संतति अच्छी नहीं बनेगी। तो यहां पर एक पॉइंट होता है कि संतति कोशिका के जीनोम को, जीनोम का मतलब ऑल जीन, सभी जीन्स के क्रम को, सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं सभी जीन्स का क्रम, इसको मैं डिटेल फिर आपको जेनेटिक्स में दूंगा कि एक हैप्लॉइड कोशिका के सभी जीन के क्रम को जीनोम कहते हैं। जितना जीन है उस कोशिका में वो संतति में जाना चाहता है, जनक से संतति में जाएगा, यही तो रिप्रोडक्शन है क्या? जनक से संतति में जाने के लिए जरूरी है कि डीएनए का द्विगुणन अच्छी तरह से होना चाहिए। यह भी लाइन है
कि जनक से संतति में जाने के लिए डीएनए का द्विगुणन होना अच्छी तरह से चाहिए, अगर नहीं होगा तो संतति अच्छी नहीं बनेगी। आगे बढ़े, कोशिका चक्र का क्रम, सीक्वेंस क्या है, कोशिका चक्र का जो क्रम है वो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले कोशिका वृद्धि होगी, कोशिका द्रव्य की वृद्धि होगी जो सतत प्रक्रिया है, ठीक। दूसरा काम होगा अंगक का द्विगुणन होगा, जो अंगक हैं, जो मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब का द्विगुणन होगा, ये अंतरावस्था इंटरफेज में होगा। फिर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा जो एस फेज में होता है, ये भी मैं आगे अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। और फिर कोशिका का विभाजन होगा, इसे हम कहते हैं एम फेज। तो शब्दों को समझिए कि अगर आप कोशिका चक्र चलाना चाहते हैं तो कोशिका चक्र सभी क्रियाओं का योग है, जिसे हम कहते हैं संतति से जनक बनने के लिए, जनक से संतति बनने के लिए, माफ कीजिएगा। और जनक से संतति बनने के लिए जरूरी है कि उसके जीनोम सभी बराबर से जाएं, और जीनोम जाने के लिए जरूरी है कि द्विगुणन अच्छे से हो, डबल अच्छे से हो। और इसके बाद इसमें पूछेगा कि भैया सबसे बढ़िया क्रम क्या है, तो ये क्रम का सबसे पहला भाग है कि वृद्धि हो, सतत वृद्धि हो। दूसरा, उनके पास अंगक का द्विगुणन हो, इंटरफेज में होता है। फिर बोलता है कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो जो एस फेज में होता है। और सबसे आखिरी में कोश का विभाजन होगा जो एम फेज में होता है, ठीक है। यहां तक हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को और आगे लेकर चलते हैं। अब जब इससे भी आगे लेकर चले तो पता चला कोशिका चक्र का क्रम निश्चित है, फिक्स्ड है। समायोजित है कि असमायोजित है? समायोजित है। समायोजित का मतलब कोऑर्डिनेटेड, दे आर लिंक्ड टुगेदर। एक होगा, उससे संबंधित दूसरा होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। कोई भी चीज अगर एक बीच में रोक दी जाए तो उसके आगे होने वाले प्रोसेस में इसका फर्क पड़ेगा। तो कोशिका चक्र मेरे बच्चे एक फिक्स्ड, निश्चित, समायोजित प्रक्रिया है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये जब तुमसे पूछेंगी तो प्राण पखेरु उड़ा देंगी। याद रखना, कोशिका चक्र का क्रम निश्चित है मेरे बच्चे, असमायोजित नहीं है, समायोजित है, कोऑर्डिनेटेड है, लिंक्ड है, निश्चित क्रम में आता है। बढ़िया, आगे बढ़े। दूसरी एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि कोशिका चक्र का क्रम अत्याधिक नियंत्रित होता है, फुल्ली कंट्रोल्ड, ऐसी नहीं हो जाता कहीं पे भी, फुल्ली नियंत्रित होता है। और कौन नियंत्रित होता है? केंद्रक के द्वारा, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। तो ये जो विभाजन होता है असल में केंद्रक इसको नियंत्रित करते हैं, असल में इसको केंद्रक नियंत्रित करते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात, प्रोटीन भी इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक प्रोटीन जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन, सीडीके, साइक्लिन निर्भर काइनेज इस एंजाइम का नाम है। ये लोग भी इसमें मदद करते हैं और इससे ये कंट्रोल हो जाता है। तो इस लाइन में आपको समझ में आया कि कोशिका चक्र एक निश्चित चलने वाली प्रक्रिया है, समायोजित चलने वाली प्रक्रिया है, एक से दूसरे में बीच में लिंक बढ़िया बना रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा कि अत्याधिक नियंत्रित है, नियंत्रित करने वाला कौन है? केंद्रक है, आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल इसको नियंत्रित करेगा। और इसमें एक प्रोटीन भी नियंत्रण करता है जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन। और इसके लिए एक एंजाइम भी है जिसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन निर्भर काइनेज। ये एंजाइम भी इसमें रोल प्ले करेगा, तब जाकर ये काम हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज लिखते चलिए। कोशिका चक्र में अब बताओ समय कितना लगता है? कोशिका चक्र का समय जो है, बैक्टीरिया को अगर अपन ई कोलाई को देखें, प्रोकैरियोटिक को देखें, तो 19 से 20 मिनट में अपना चक्र को पूरा कर देता है। अगर यही मैं ईस्ट जो एक कोश की कवक है इसके बारे में देखूं तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के आसपास इसको लग जाता है। अगर मैं यही ह्यूमन की समान सेल को देखूं तो 24 घंटे लग जाता है। याद होगा आपको जब मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बता रहा था तो मैंने कहा था जो छोटी कोशिका है वो तेजी से विभाजित करेंगी और जो बड़ी कोशिका है वो स्लोली डिवाइड करती हैं। इसलिए छोटी कोशिका फटाफट, बड़ी कोशिका टाइम लेती है। तो चिक्स गाल की कोशिका जो होती है वो 24 घंटे लेती है, ठीक है। जैसे इसके अलावा ह्यूमन में अमाशय की परत है भाई, अमाशय की परत भी डैमेज होती है, वो 3-4 दिन ले लेती है इसको रिपेयर होने में। ह्यूमन की न्यूरॉन सेल जो है, नर्व सेल जो होती है, अनलिमिटेड हो सकता है कि ये कभी जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, इनके बाद में ये जो है कोशिका चक्र इनका चलता ही नहीं है, एक बार चला रुक गया। अनलिमिटेड टाइम लेती है, अनलिमिटेड टाइम ले लेती है, कभी विभाजन नहीं करती। न्यूरॉन्स के बारे में पता है ना, कभी विभाजन नहीं करती, ठीक है, कभी विभाजन नहीं करती। तो न्यूरॉन्स विभाजन नहीं करते हैं,
इसलिए उनका जो कोशिका चक्र का समय है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, पर जिंदा है, पर विभाजन कभी नहीं करेगी। ये लॉजिक आपको ध्यान पे रखना है। तो छोटी कोशिका, ये लॉजिक याद रखना कि स्मॉल सेल अगर है तो फास्ट कम टाइम लगेगा, अगर ये है तो कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, ये लाइन याद रखना। और अगर बड़ी कोशिका है, बड़ी सेल है तो अधिक समय लगेगा। इस लॉजिक को आप ध्यान पे रखना। इसलिए हमारी कोशिका यूकैरियोटिक जो 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है 24 घंटे लेती है। अमाशय की कोशिका 3 से 4 दिन लेती है। न्यूरॉन्स की कोशिका अनलिमिटेड टाइम लेती है, जबकि अगर ईस्ट की कोशिका देखें तो 90 मिनट लगता है, और अगर आप बैक्टीरिया की कोशिका देखें, ई कोलाई को देखें तो 1920 मिनट लगता है। ये तीनों पे सवाल आएंगे, ध्यान पे रखना। कोशिका चक्र क्या समय क्या सभी जीवों में समान होता है? गलत बात, नहीं होता। सभी जीवों में कोशिका चक्र का समय अलग है, किसी में 19-20 मिनट, किसी में 90 मिनट, किसी में जो है 23-24 घंटे। तो यह क्वेश्चन आता है कि कोशिका चक्र का समय जो है सभी में अलग अलग होता है। यह भी सब क्वेश्चन बनेंगे मित्रों, ध्यान पर रखना। कोशिका चक्र का समय जीव की सभी कोशिका में समान होता है। क्या सभी जीवों में समान होता है कोशिका चक्र का समय? तो बोलना नहीं भैया। याद रखना, सभी जीव और सभी कोशिका दोनों अलग अलग है। याद रखना, ये दो स्टेटमेंट लिखे, आपको लग रहा होगा ये तो दोनों एक ही बात लिखा हुआ है भाई। क्या दोनों एक ही बात लिखा हुआ है? पर ना, अलग है। कोशिका चक्र क्या सभी जीवों में, दुनिया के सारे जीवों में एक जैसा समान समय होता है? नहीं, सबका अलग अलग है। किसी का 19-20 मिनट, किसी का 23-24 घंटा, किसी का 90 मिनट। दूसरी बात, क्या एक जीव के अंदर, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मेरा 24 घंटा है, मनुष्य का कितना बताया मैंने? 24 घंटा। बैक्टीरिया का कितना बोला? 19-20 मिनट। ईस्ट का कितना बोला? 90 मिनट। तो क्या मेरी सभी कोशिकाएं 24 घंटा ले रही हैं? नहीं। तो एनसीईआरटी फिर दूसरा लाइन कहती है कि कोशिका चक्र का समय जीव की सभी कोशिकाओं में समान होता है क्या? आंसर देना नहीं, नो, नहीं होता। मेरे शरीर में वो कोशिका जो जल्दी जल्दी मरेगी वो जल्दी विभाजन करेगी, जो नहीं मरेगी वो जल्दी विभाजन नहीं करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग कोशिका अलग अलग समय पर विभाजन करेंगे, अलग अलग जीव अलग अलग समय लेंगे। इज दैट क्लियर? कोशिका चक्र भैया यहां पर याद रखना, इसका समय पे बढ़िया सवाल है कि अलग अलग जीव अलग अलग टाइम, एक ही जीव की अलग अलग कोशिका अलग अलग समय तक विभाजन कर सकती है। बहुत बढ़िया। अब ये जो चक्र है, कोशिका चक्र है, अब असल में अब जो टॉपिक है उस पे आते हैं। इससे पहले तो सारी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट थे जो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताए थे, और ये चीजें, यही डिटेल है, यही चैप्टर में आपकी रगों में उतारने में मदद करेगा कि चैप्टर आपके जहन में उतर जाएगा। अब आते हैं कोशिका चक्र का डिटेल करते हैं। कोशिका चक्र का डिटेल है कि भैया सेल साइकिल टोटल हमारे शरीर में कितना घंटा लेता है? 24 घंटे। किसकी बात चल रही है? ह्यूमंस की। ह्यूमंस की सामान्य कोशिका 24 घंटे लेती है। इस 24 घंटे में पहला फेज है अंतरावस्था, जिसे हम इंटरफेज कहते हैं। पहली अवस्था है इंटरफेज, और दूसरी अवस्था को जिसे हम एम फेज यानी माइटोसिस फेज यानी सूत्री प्रावस्था कहते हैं। बोले माइटोसिस क्यों, मियोसिस क्यों नहीं, सूत्री क्यों, अर्धसूत्री क्यों नहीं? क्योंकि अर्धसूत्री पहले खोजा नहीं गया था। सबको लगता था हमारे शरीर में केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। तो यहां पर अंतरावस्था, यहां पर सूत्री विभाजन प्रावस्था, एम फेज। ये जो इंटरफेज है, अंतरावस्था है, टोटल 24 घंटा लगता है कोशिका चक्र में। उनमें से 95% का टाइम जो है यहां पर लग जाता है। तो 24 घंटे में से 95% टाइम यहां पर लग गया। 95% मतलब 23 घंटा इसको दे दिया गया, और यहां पर दिया गया 5% ऑफ टोटल टाइम, 1 घंटा। तो 24 घंटे में से 23 घंटा तो अंतरावस्था चलती है, 1 घंटा केवल चलता है एम फेज। आगे बढ़े। अब जब अंतरावस्था को आगे डिटेल में देखें तो एनसीईआरटी कहती सर्वाधिक उपापचयी सक्रिय पद है। ये जो अंतरावस्था होती है इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इसलिए यहां पर जो कोशिका है बहुत ज्यादा उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, बहुत ज्यादा ही उपापचयी रूप से सक्रिय है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। लेकिन किसी ने इसको रेस्टिंग फेज कह दिया। अब इन दोनों शब्दों पे फोकस करना बहुत गौर से
कि सर एक तरफ आप कह रहे हो कि बहुत सक्रिय है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि इसे रेस्टिंग फेज भी है, विश्राम प्रावस्था भी है, यह कैसे हो गया? तो असल में हुआ यह कि बाहर इंटरफेज में केंद्रक दिखता रहता है, इंटरफेज में केंद्रक होता है। चूंकि केंद्रक होता है इसलिए यहां पर आपको कोई बदलाव दिखाई देता नहीं। बाहर जैसे मान लो घर के अंदर बाहर चार दीवारी है, अंदर क्या चल रहा है क्या पता, तो हमको लगता है सब रेस्ट आराम से चल रहा है। जिस दिन बंटवारा होगा उसी दिन दिखता है अच्छा ये फूट पड़ा था इस घर में, ये बात है, ऐसा होता है। तो कई साइंटिस्ट जो पुराने लोग थे वो लोग बेचारे खोज नहीं पाते थे, तो इसलिए विभाजन की तैयारी प्रावस्था है, इसको विश्राम प्रावस्था कहते हैं, रेस्टिंग यानी विश्राम प्रावस्था। और मैंने आपको बताया क्योंकि बाहर से देखने पर बदलाव नहीं दिखाई दिया, यह सिर्फ एक कहानी है कि विश्राम प्रावस्था क्या है, बाहर से देखने पर मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा, मतलब विश्राम अवस्था है। विभाजन की तैयारी की प्रावस्था है, असल में यहां पर विभाजन की तैयारी प्रिपरेटरी फेज है। इसके तीन फेज है बेटा, एक G1, एक S और G2। गैप 1 S यानी संश्लेषण प्रावस्था, G2 का मतलब होता है गैप 2 फेज, और एक और फेज होता है G0 फेज। हल्का हल्का मैं और अभी डिटेल में इसको बताऊंगा, 2 बार सबका विस्तार करूंगा, अभी चिंता मत करो। सबसे ज्यादा सक्रिय कब है? अंतरावस्था में। रेस्टिंग फेज भी किसी को कहते हैं अंतरावस्था में, इसी को प्रिपरेटरी फेज यानी तैयारी प्रावस्था भी कहते हैं। और टोटल यहां पर 4 फेज है, G1, S, G2 और एक अलग से फेज है जिसका नाम है G0। बहुत बढ़िया। 5% टाइम हमने विभाजन को दिया, 1 घंटा का समय लगता है। यह सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था है, यहां पर बदलाव दिखता है हमको, यहां पर विभाजन कटते फटते 2 कोशिका बनते हमें दिखती है, और जब 2 भागों में बढ़ती हुई दिखाई देती है तो सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था इसी को कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कौन रेस्टिंग फेज है भाई, रेस्टिंग फेज कौन है, विश्राम प्रावस्था कौन है? बोलना विश्राम प्रावस्था है भैया ये। अब आपको ये बच्चे कहेंगे सर G0 क्या है, तो उसके ऊपर भी आएंगे, इसे हिंदी में शांत प्रावस्था कहते हैं, ये एक अलग चीज है, ये शांत प्रावस्था है, ये विश्राम प्रावस्था है। सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था में हमारे पास 2 भाग हैं, एक तो हो गया केंद्रक विभाजन और एक कोशिका द्रव्य विभाजन। जब हमें कोशिका को सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था में डालते हैं तो तैयारी यहां पर होती है, विभाजन यहां पर होता है। विभाजन में से भी पहला विभाजन होगा केंद्रक विभाजन, इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद होगा कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। तो फिर विभाजन भी 2 भागों में है कि पहले केंद्रक बटेगा फिर कोशिका द्रव्य बटेगा। तो कोशिका के जो केंद्रक विभाजन का समय है वो 4 भागों में बटा है, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ये है पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपका कि शुरू हुई कहानी कहां से बच्चे, इंटरफेस से। इंटरफेस सर्वाधिक सक्रिय प्रावस्था है उपापचयी रूप से, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई देते इसलिए विश्राम प्रावस्था कहते हैं, है ना, इसे विभाजन रेस्टिंग फेस कहते हैं। यहां पर विभाजन की तैयारी होती है, G1, S, G2 होता है। इसके अलावा हम विभाजन प्रावस्था में चलते हैं। विभाजन प्रावस्था 24 घंटे में से 1 घंटा लेता है, 5% ऑफ टोटल टाइम लेता है। इसमें एक और चीज आती है कि यहां पर सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था, सबसे ज्यादा विभाजन जो भी चेंजेस हैं यहीं पर दिखाई देते हैं। जब बंटवारा होने लग जाता तो नाटक बहुत होता है ना, हे करछुली मैं लूंगी, ये मैं लूंगा, गैस मेरा है, ये पट्टी मेरा है, ये गाड़ी मैंने खरीदी थी, नाटक सबसे ज्यादा यहीं पे दिखता है। यहां तो बस मन में चलता रहता है, तो लेकिन असली विभाजन का कारण मन वाला ही, ऐसी समझ लो कि बंटवारा होने से पहले ये जो मन में बंटवारा हुआ है ना, ये बंटवारा बहुत जरूरी है, तो दिखाने वाली अवस्था है। जब 4 लोग बैठ के देखते हैं अच्छा बंटवारा हो गया है, अच्छा ये बात है, तो ये बंटवारा उस टाइम का है। इसके बाद विभाजन में भी 2 बंटवारा होते हैं। बंटवारा में भी बंटवारा 2 टाइप का होता है, एक केंद्रक विभाजन, आत्मा बंटती है सबसे पहले, केंद्रक विभाजन, केंद्रक के अंदर का बंटवारा होगा, और उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, मतलब उसके बाद शरीर भी बढ़ जाता है, घर भी बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है। तो पहले केंद्रक और फिर कोशिका द्रव्य। केंद्रक विभाजन की 4 प्रावस्था हैं, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, पश्चावस्था। ये 4, पहले पश्चात फिर अंत्यावस्था, ये 4 प्रावस्थाएं। इसको अगर अब थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें कि पूरा चक्र जो है ये काम कर रहा है, इस पूरे चक्र में कौन कौन है और क्या क्या काम करने के लिए जाने जाते हैं। जाने जाते हैं, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सेल साइकिल की तारीफ करना शुरू करता हूं। सेल साइकिल ऐसे गोल 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 बना लो पहले। जैसे कि मैंने बताया 23 घंटे यहां से शुरू होकर मामला यहां पे ऐसा गोल जाके खत्म हुआ, ये पूरा का पूरा इंटरफेज है। ये पूरा का पूरा क्या है? इंटरफेज। पहले ये वाला डायग्राम बना लो, ऐसा बनाना,
ठीक है, ये पूरा का पूरा ये इंटरफेज है, ये बीच का जो टाइम लग रहा है ये इंटरफेज है, और ये जो है आपका एम फेज है। तो दो प्रावस्था हमारे पास में तो तुम्हें दिख रही है। ठीक, फिर इस इंटरफेज को भी हमने तीन भागों में बांट रखा है। फिर इस इंटरफेज में भी हमारे पास तीन भाग है। ठीक है, ये इंटरफेज भी हमारे पास तीन भाग है, एक का नाम है G1, एक का नाम है S और एक का नाम है G2। एम फेज में भी हमने सबसे पहले मतलब यहां पर सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, और उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस जो मैंने आपको बताया, और ये जो है केंद्रक विभाजन है। ये दोनों जो है यहां पर जो हो रहा है ये केंद्रक का विभाजन है। तो लॉजिक समझ में आया, ये बात यहां तक कहलाती है। तो आइए एनसीईआरटी की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया मेरे शुरू हुई कहानी सबसे पहले। तो ये वाली जो प्रावस्था है वो जीवन है, जीवन से स्टार्ट करते हैं। जीवन प्रावस्था को हम पश्च सूत्री प्रावस्था भी कहते हैं। बोले मतलब, अब देखो ये एम फेज है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा जो है ये एम फेज है, ये एम फेज है। एम फेज यानी सूत्री प्रावस्था के बाद आता है, इसलिए पश्च सूत्री प्रावस्था। पश्च सूत्री अवस्था एम और एस फेज के बीच में है, उपापचयी रूप से बहुत सक्रिय होगा, सारे मैक्सिमम प्रोटीन, मैक्सिमम आरएनए, कोशिकीय अंगक यहीं पर संश्लेषण होते हैं। तो जीवन में सबसे ज्यादा क्या होता है, जीवन में सबसे ज्यादा होता है अंगक संश्लेषित होंगे, प्रोटीन संश्लेषण होगा, आरएनए संश्लेषण होगा, एंजाइम संश्लेषण होंगे, और सर्वाधिक सक्रिय प्रावस्थाओं में से एक है। दूसरा वाला फेज जो है हमारे पास ये जो दिख रहा है ये एस फेज है। अच्छा, पूरा का पूरा इंटरफेज है ना, एक साथ अगर अपन देखेंगे तो इंटरफेज है। एस फेज में पहुंचे, एस का नाम है संश्लेषण प्रावस्था। इस संश्लेषण प्रावस्था में बेटा जी डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन। डीएनए डबल हो जाते हैं, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। डीएनए केंद्रक के अंदर डबल हो जाता है, साइटोप्लाज्म में नहीं। उसके बाद हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन भी संश्लेषित होता है, और प्रोटीन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद तारक काय नाम की एक संरचना है, वो भी डबल होती है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये नीट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ज्यादातर प्रोटीन किसमें बनते हैं, जीवन में, पर हिस्टोन नाम का प्रोटीन जो है वो बनता है किसमें, एस फेज में। ज्यादातर जो अंगक है वो किसमें बनते हैं, जीवन फेज में, पर तारक काय नाम की जो संरचना है, सेंट्रियोल सेंट्रियोजोम नाम की संरचना है, वो एस फेज में बनती है। ठीक है, डीएनए का संश्लेषण एस फेज में होता है। वन ऑफ फेवरेट प्रश्न इन तीनों टॉपिक पे आते हैं। जब ये सब हो जाएगा तो अब कहानी पहुंचेगी G2 फेज में। G2 फेज में कुछ कुछ चीजें बस बनती हैं, जो नहीं बना है वो बन गया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी बड़े बड़े जो अंगक हैं वो सब यहां पर बन जाएंगे, जो बड़े अंगक हैं। आरएनए का भी संश्लेषण होता है, और एक प्रोटीन ऐसा है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब आप भूलेंगे नहीं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन वही है जो तर्कु तंतु बनाता है, जो तर्कु तंतु बनाता है। तर्कु तंतु, तारक काय से बनने वाले प्रोटीन जो है तर्कु तंतु बनाता है। विभाजन के लिए इसकी जरूरत है। तो ये वही भाग है भाई, ट्यूबुलिन प्रोटीन तर्कु तंतु बनाता है, और तारक काय इसमें मदद करेगा, तारक काय बनाने में मदद करेगा। तो ये हो गया भैया पूरी तरह से आपका G1, G2 और S फेज। G1, G2 और S फेज। जीवन फेज में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, प्रोटीन, आरएनए, अंगक, ये सारी चीज यहीं पर बनती है। पर S फेज में डीएनए का संश्लेषण होगा केंद्रक के अंदर। प्रोटीन कौन सा, हिस्टोन, साइटोप्लाज्म में बनता है प्रोटीन। इसके अलावा तारक काय एक अंगक है, वो भी बनता है, वो भी कोशिका द्रव्य में बनता है। ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन, बड़े बड़े अंगक, बड़ा बड़ा आरएनए जो है वो बाकी सब जो है G2 फेज में बनता है। आगे बढ़े, अब ये जो एम फेज है बेटा, ये एम फेज चार भागों में बचा हुआ है। पहला केंद्रक प्रावस्था, दूसरा कोशिका द्रव्य प्रावस्था। तो पहला वाला है केंद्रक का विभाजन, और दूसरा वाला है हमारे पास कोशिका द्रव्य का विभाजन। शुरू हुई कहानी तो पूर्वावस्था से, मध्यावस्था में पश्चावस्था, अंत्यावस्था और कोशिका द्रव्य का विभाजन, और वापस फिर से चले गया कहानी कहां पर, जीवन में। वापस पहुंच गई कहानी जीवन में। यह सबसे सामान्य जीवन है, यह सबसे सामान्य जीवन है डिटेल में जो आप लोगों को बताया गया है, हर किसी का याद रख लेना। कभी कभी कुछ कोशिकाओं में ऐसा भी होता है कि एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, जीवन से एग्जिट हो जाती है, बाहर निकल जाती है सेल साइकिल से, और री एंट्री भी जीवन में हो जाती है जब उनको जरूरत पड़ेगी तब। यह जो विभाजन हो रहा है उस समय कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय तो रहती है पर विभाजन को रोक देती है। इसे विश्रांति काल कहते हैं। विश्राम प्रावस्था इंटरफेस को कहते हैं शांत प्रावस्था। विश्रांत प्रावस्था जो है, शांत प्रावस्था, इसको अपन कहते हैं G0 फेज को।
ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको बताया। अब थोड़ा विस्तार से बता देता हूं कि इंटरफेज दो क्रमागत एम फेज के बीच की प्रावस्था है। एम के बाद फिर आएगा, जैसे एम इंटरफेज एम ऐसा करके आता रहता है। 23 घंटे का टाइमिंग है, निर्माणकारी अवस्था है, विश्राम प्रावस्था रेस्टिंग फेज है, सर्वाधिक उपापचयी रूप से सक्रिय होगा। इसके बाद सेल साइकिल में पहुंचे तो ये डायग्राम फिर से बना देता हूं। ये जीवन फेज है, पश्चसूत्री प्रावस्था है। यहां पर एक चेक पॉइंट है, जो मैंने कहा था साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यहीं पर होता है। चेक पॉइंट चेक करता है कि सब कुछ बराबर बना है कि नहीं बना है, नहीं बना होगा तो वापस कर देगा। फिर संश्लेषण प्रावस्था इंटरफेज आती है, फिर G2 फेज आता है। यहां पर भी S2 चेक पॉइंट है, ये भी चेक करता है कि सब कुछ बराबर बना है कि नहीं बना है। आपसे कोई पूछे चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, चेक करना कि सब कुछ सही है कि नहीं है। फिर पश्च संश्लेषण प्रावस्था, पूर्व सूत्री प्रावस्था। G2 से फिर M के बीच में भी एक चेक पॉइंट होता है। यहां पर केंद्रक विभाजन होगा, PMAT प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और सूत्री प्रावस्था का साइटोकाइनेसिस। ये पूरा का पूरा मिला करके ये और ये मिलकर के आपका M फेज बन जाता है। G0 फेज को मैंने बताया जैसे कि शांत प्रावस्था है, उपापचयी रूप से लेकिन सक्रिय होता है, ये भी कम सक्रिय होगा लेकिन होगा। इंटरफेस की आगे फिर से मैं एक बार बता देता हूं, विभाजन की तैयारी प्रावस्था है, 23 घंटे टाइम लगते हैं। सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता, इसलिए हमको लगता है कि विश्राम कर रहा है, पर अंदर ही अंदर गेम चलता रहता है। प्रावस्था में केंद्रक झिल्ली सभी अंगक दिखाई देते हैं। अध्ययन के लिए, किसके अध्ययन के लिए उपयुक्त है, किसी भी कोशिका को अध्ययन करना है बच्चे तो आप उसे इंटरफेज में करेंगे। सब फेज जो है इसका G1, S और G2 में है, कुछ में G0 शांत प्रावस्था भी होती है। आगे बढ़ते हैं। G1 प्रावस्था के बारे में पूछा जाए तो बोलना पहले तो भैया पश्चसूत्री प्रावस्था गैप 1 फेज है। सर्वाधिक सक्रिय प्रावस्था इसी अवस्था में होती है, इसलिए सर्वाधिक वृद्धि भी यहीं पर होगी। प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि यहीं पर सबसे ज्यादा होने वाली है। उपापचयी रूप से सक्रिय प्रावस्था है, वही चीज तीसरी बार बता रहा हूं फ्लो चार्ट में, फिर यहां पर भी सक्रिय प्रावस्था है, उपापचयी रूप से सक्रिय प्रावस्था है, वगैरह वगैरह वगैरह। अधिकतर अंगक का द्विगुणन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सबका द्विगुणन यहीं पर होगा। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होगा, अमीनो अम्ल का संश्लेषण होगा। विभाजन करने वाले निर्णय इसी अवस्था में होता है कि विभाजन करने का निर्णय एक बार जीवन से गुजर गया, अब विभाजन नहीं रुक सकता। विभाजन करने का निर्णय जीवन में ही होता है। जीवन एक बार करके गुजर गए मतलब अब विभाजन को रोका नहीं जा सकता, अब बंटवारा होगा ही होगा। चीजें डबल हो गई तो बंटवारा निश्चित है, ठीक है। पांचवा, डीएनए के संश्लेषण को करने वाले आवश्यक एंजाइम भी यहां पर बनेंगे, पर लॉजिक याद रखना डीएनए का संश्लेषण नहीं होता जीवन में। ये 6 के 6 पॉइंट याद रखना कि डीएनए को बनाने वाले एंजाइम बनेंगे पर डीएनए का संश्लेषण नहीं होता जीवन फेज में। ये हमारा जीवन फेज है, हर एक बात डबल बता रहा हूं। फिर हम पहुंचे एस फेज में, जिसे हम संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं। डीएनए की मात्रा यहां पर डबल हो जाती है। अब यहां पर बच्चे दिमाग खराब होते, डीएनए की मात्रा डबल हो गई, अच्छा ठीक है। न्यूक्लियस में डीएनए की मात्रा डबल हो गई। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है भैया, डबल डीएनए डबल है तो वो भी होगा। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पर होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में इसका संश्लेषण डबल हो जाता है। ये जो डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसका संश्लेषण साइटोप्लाज्म, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं ना, वो तो साइटोप्लाज्म का भाग है। हिस्टोन कौन है भैया, हिस्टोन वही है जो डीएनए की पैकिंग में सहायक है। क्षारीय प्रोटीन है, धनात्मक आवेश है, आर्जिनिन और लाइसिन का बना होता है। आर्जिनिन और लाइसिन का बना होता है, आर्जिनिन लाइसिन अमाइनो एसिड्स है, इसका बना हुआ क्षारीय प्रोटीन है, जेनेटिक्स में काम आएगा। तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल का भी द्विगुणन होगा, यह भी साइटोप्लाज्म में होगा। यह बात याद रखना, तारक केंद्र जो है केवल और केवल एनिमल्स में होती है, नॉट इन प्लांट। और यहां से पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया पादप में नहीं होगी, ऐसा करके आता है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया पादप में नहीं होगी, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते और आंसर आता है एस फेज में सेंट्रियोल। तो आप कहेंगे सेंट्रियोल एस फेज में तो बनता है, पक्की बात है, पर पादप में नहीं बनता, यही बात है, समझे बात को। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि तारक केंद्र मैंने आपको पढ़ाया ही असल में एनिमल सेल की बात है, पादप में ये चीज ऐसा नहीं होता। पादप में जो है ये सेंट्रियोल बनता ही नहीं, जब होता ही नहीं तो बनेगा कहां से, ठीक है। फिर एक बात यहां पर बड़ी विस्तार से बोली जाती है, पूछी भी जाती है, डीएनए और क्रोमोसोम की कहानी। अब यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर यह दिक्कत है कि इंटरफेज में क्रोमोसोम दिखता नहीं। यह बात याद है ना, इंटरफेज में क्रोमोसोम दिखता ही नहीं।
पर क्रोमोसोम को बनाने वाला मटेरियल होता है। अब लॉजिकली समझना, यहां पर ये एनसीईआरटी कहती है कि एस फेज का एक डिटेल कॉन्सेप्ट ये है कि डीएनए की मात्रा डबल होती है। अब डीएनए कहां है, बट क्रोमोसोम की मात्रा डबल नहीं होती। क्रोमोसोम कहां है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम लेता हूं। वैसे एक बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाना कि क्रोमोसोम तो दिखता ही नहीं, हम सिर्फ उसके मटेरियल की बात कर रहे हैं कि उसका मटेरियल कैसा है। ठीक है, अब एक हमारे पास जीवन फेज में एक गुणसूत्र है, मान लो ये गुणसूत्र है। ठीक है भाई, ये हमारे पास डबल मटेरियल दिख रहा है, ये गुणसूत्र आपको दिख रहा है। मतलब एक क्रोमोसोम, एक कार्बन इसके पास है, एक कार्बन इसके पास है, मान लो सीसी की बात कर लिए। जैसे ही मैं एस फेज में जाता हूं, जैसे ही एस फेज में जाता हूं, डीएनए इनका डबल हो गया, दिख रहा है, डीएनए इनका डबल हो गया, पर गुणसूत्र अभी भी कितना है, एक। गुणसूत्र अभी भी कितना है, एक है कि नहीं। गौर से देखो भाई, ये जो हमारे पास मटेरियल दिख रहा है एक डीएनए का, ये दोनों अलग होंगे और अपना नया 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 डीएनए बना लेंगे। डीएनए डबल हो गया, पर गुणसूत्र अभी भी आपको एक ही दिख रहा है। मान लो इनके पास 2C कार्बन थे, इनके पास अब 4C कार्बन है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या इनके पास भी एक थी, इनके पास भी गुणसूत्र की संख्या एक है, इनके पास भी सेंट्रोमियर एक था, इनके पास भी सेंट्रोमियर एक है। अभी भी थोड़ा आपके दिमाग में गूंजेगा। G2 फेज में भी, अभी इसको अपन समझते हैं कि G2 फेज में जब हम जाते हैं तो कब कब डीएनए की मात्रा और गुणसूत्र की मात्रा डबल कम होती है, इसको ध्यान रखना है। तो पहली बात यह है कि डीएनए की मात्रा डबल होती है एस फेज में, एस फेज में डीएनए की मात्रा डबल होती है, पर गुणसूत्र हमेशा समान बना रहता है। जब हम एनाफेज पश्चावस्था में जाते हैं तो यह गुणसूत्र बट के दो भागों में बट गया। अब यह एक अर्ध गुणसूत्र है, यह एक प्रकार का अर्ध गुणसूत्र है, और यह दूसरा अर्ध गुणसूत्र है। दो के दो अर्ध गुणसूत्र आपको दिख रहे हैं। जो हम टीलोफेज में जाते हैं तो दो के दो गुणसूत्र बनने के लिए आगे तैयार हो जाते हैं, ये अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है। आपको अभी भी थोड़ा कम समझ में आया होगा, मेरी तैयारी का भी समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। फिर से बताऊंगा एक बार, बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि डीएनए डबल होता है, गुणसूत्र डबल नहीं होता, खत्म बात। बस इतना समझ लो, रट्टा मार दो, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, शुरू में थोड़ा सा पढ़ा के फिर थोड़ी देर बाद डिटेल करूंगा। अब गैप 2 प्रावस्था में पहुंचे तो इसको पश्च संश्लेषण प्रावस्था कहेंगे। संश्लेषण के बाद की अवस्था है। जो बचे कुछ अंगक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक का संश्लेषण यहां पर होगा। आरएनए भी संश्लेषण होता है। एक प्रोटीन जिसका नाम है ट्यूबलिन का संश्लेषण होगा। ये सूत्रीय उपकरण तारक तंतु, एस्ट्रल फाइबर बनाने में सहायक होते हैं। तारक तंतु वो है, सेंट्रियोल है, यहां पर ये जो गुणसूत्र को पकड़ने वाले तंतु होते हैं ना, इनको बनाने के लिए जरूरी है। विभाजन में तो इसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, इसको विभाजन करते हैं। ओके, अब यहां से कुछ क्वेश्चन है। मैंने आपको G1 S G2 में नाम लिख लिख कर बता दिया कि ये कब होते हैं। ये मैंने बच्चों से प्रैक्टिस करवाई थी, आपसे भी करवा देता हूं। जैसे लाइसोसोम एक अंगक है, कौन सी प्रावस्था में बनेगा, G1 में। वेलाइन एक अमाइनो एसिड है, किस में बनेगा, G1 में। टीआरएनए एक अंगक है, G1 में बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए को बनाने वाला पॉलीमरेज किस में बनेगा, G1 में बनेगा। आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है, किस में बनेगा, आर्जिनिन हिस्टोन को बनाने वाला एस फेज में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया G2 फेज में बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया किस में बनेगा, G2 फेज में। हिस्टोन प्रोटीन को बनाता कौन है, हिस्टोन प्रोटीन को आर्जिनिन बनाता है, ठीक है। राइबोसोम जो है वो G1 फेज में बनता है। केंद्रिका जो है वो G1 फेज में बनेगी। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से अंगक कहां कहां बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर बनता है, G2 में। क्लोरोप्लास्ट कहां बनता है, G2 में। ट्यूबुलिन कहां बनता है, G2 में, ठीक है, खत्म। हिस्टोन और आपका हिस्टोन हो गया, और आपका सेंट्रियोल हो गया, और आपका डीएनए हो गया, ये हो गया एस फेज में। बाकी सब G1 में। ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां पर बनता है, G2 में। सेंट्रियोल कहां पर बनता है, एस फेज में। डीएनए कब बनता है, एस फेज में। तो कौन कब कब डबल होता है, इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फिर हम पहुंचते हैं अगली कहानी पे, जिसे हम शांत प्रावस्था कहते हैं बच्चों, G0 फेज। G0 फेज मतलब कुछ कोशिकाएं जैसे त्वचा की और आहार नाल की कोशिका है, ये क्या करती है, लगातार विभाजन की आवश्यकता इनको नहीं होती है। हार्ट की कोशिका भी होती है, कुछ कोशिकाओं में लगातार विभाजन की जरूरत पड़ती है, कुछ कोशिकाओं को लगातार विभाजन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं यहां पर हार्ट की कोशिका को भी कह देता हूं, हार्ट सेल को मैं कह देता हूं, ये त्वचा और आहार नाल तो फटाफट फटाफट विभाजन करते हैं भाई।
त्वचा आहार नाल डैमेज भी होता है और विभाजन भी करता है। पर मान लो बहुत सारी कोशिकाओं को विभाजन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हार्ट सेल हो गया, तो विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये लोग इंटरफेस से बोलती कि अरे विभाजन का जरूरत ही नहीं, क्यों विभाजन करना। तो जीवन स्टेज से क्या होती है, कोशिका चक्र से बाहर, नॉट सस्पेंड, ना रुकी, बाहर हो गई। ये शब्द को ध्यान रखना, बाहर, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, बट उपापचयी रूप से अब भी इसमें सक्रियता है, उपापचयी रूप से अब भी इनमें सक्रियता है। जब वापस विभाजन की आवश्यकता होगी तो री एंटर करेंगी, वापस आ जाएंगी, कौन से स्टेज में, जीवन स्टेज में वापस आएंगी, और ये चोट लगने पर पुनः विभाजन प्रारंभ करते हैं। जैसे कुछ सेल, न्यूरॉन, हार्ट सेल स्थायी तौर पर जी नॉट फेज में चले गए। अब हार्ट की कोशिका को विभाजन का जरूरत ही नहीं है, तो कुछ कोशिका जो विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, हार्ट सेल हो गया। ये देखो, त्वचा और आहार नाल की कोशिका वो कोशिका है जो विभाजन कर सकती है 3-4-5 दिन में ही सही, लेकिन जरूर जब डैमेज होगा तो विभाजन करेगी। कुछ कोशिका लगातार विभाजन करती है, आरबीसी वगैरह वगैरह, ये जो है मतलब सॉरी, आरबीसी में भी बेसिकली विभाजन नहीं देखा जाता, उनमें तो परिवर्तन शुरू में ही होता है, वो मर जाती है वो कोशिका, उनके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, आरबीसी भी विभाजन नहीं करती, ठीक है। पर जो भी कोशिका हमारे शरीर की विभाजन की जरूरत पड़ती होगी वो विभाजन करती हैं 24 घंटे में। त्वचा और आहार नाल की कोशिका को 3-4 दिन में विभाजन की जरूरत पड़ सकती है। पर ये जो भैया न्यूरॉन्स और हार्ट सेल है, ये डैमेज कैसे होगा, डैमेज होगा तो मर जाएगा आदमी, तो ये विभाजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, परमानेंट G0 में है लोग, ठीक, बढ़िया। अब ऐसा अवस्था का फिर से एक बार कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। वो अलग कॉन्सेप्ट में दिक्कत यह है कि पूरा क्रोमोसोम हमने बनाया नहीं, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। गौर से मेरे डायग्राम को देखना, ये एक गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का एक भाग, इसको मैं एक सी मान लेता हूं, ये दूसरा सी है, 2 अर्ध गुणसूत्र आपको दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। डीएनए की मात्रा 1C मिलाकर कितना हो गया, 2C। गुणसूत्र कितना है, पूरा मिलाकर के 1, और गुणसूत्र बिंदु कितना है, 1, बहुत शानदार। जैसे ही मैं एस फेज में लेकर चला, जैसे ही मैंने उसको एस फेज दिया, पूरा व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट 4 थे, चारों अलग हो गए, व्हाइट वालों को देखो, और हर किसी ने अपने येलो येलो भाग को बना लिया। अब आप ये कहेंगे कैसे होता है, तो आपने 12th में रेप्लिकेशन नामक टॉपिक पढ़ा होगा कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानोसिन से जुड़ता है, पूरकता का सिद्धांत है, और नया डीएनए वैसे ही बनता है। तो एक पूरा का पूरा डीएनए पुराना था, एक पूरा का पूरा नया बना। व्हाइट 4 थे, चारों के चारों अलग हो गए, चारों के चारों ने येलो वाला 4 बना लिया, ठीक। अब बताओ डीएनए की मात्रा यहां पर कितनी दिख रही है, 2C, 1 तो पुराना था, फिर 1 4 यहां पर अलग हो गए, 4 अलग हो गए, एक व्हाइट यहां पर, एक व्हाइट यहां पर, एक व्हाइट यहां पर, और येलो येलो को बना के 4 लोग बने कि नहीं बने। जब 4 लोग बन गए तो डीएनए की मात्रा डबल, पर गुणसूत्र देखो एक ही है, गुणसूत्र बिंदु देखो अभी भी एक है, बंटवारा नहीं हुआ है अभी। इसलिए कहते हैं कि डीएनए की मात्रा तो डबल हो गई, मतलब यार देखो, जैसे हम डबल हो जाते, एक इंसान की 2 शादियां हो गई मान लो, तो 2 इंसान हो गए, पर अभी बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा कब होगा, तो गुणसूत्र का बंटना अब कब होगा, तो जब हम G2 फेज में जाएंगे तो भी सेम रहेगा। आपसे कभी कोई पूछे कि G2 फेज में क्या होता है, बोलना G2 फेज में सेम रहता है, डीएनए की संख्या डबल हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। जैसे ही अब हम इसके बाद पहुंचते हैं M फेज में, और M फेज में भी कौन सी प्रावस्था, खासकर बेटा जी एना फेज। एना फेज में जो विभाजन प्रावस्था में फिर इसको पढ़ेंगे कि भैया ये जो एना फेज है, एना फेज में आधा हो जाएगा। एना फेज में गुणसूत्र जो है, फिर इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, वे गुणसूत्र का विभाजन होता है। ये आगे की कहानी आगे ही बताएंगे, वो कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, विभाजन होगा, बस इतना बस याद रखना कि एना फेज में गुणसूत्र का विभाजन होता है। वही जो बोला था ना नीचे ऊपर जाना, बस वही है। तो ये डायग्राम से आप समझना कि गुणसूत्र की मात्रा, डीएनए की मात्रा डबल होती आती है कब, G1 फेज में जितना है एस में डबल हो जाएगा, G2 में और डबल हो जाएगा, एम फेज में। एना फेज से पहले तक, एना फेज से पहले तक डबल ही रहेगा, याद रखना। एना फेज यहां पर है, इससे पहले आपको पता है मेटाफेज आता है, इसके बाद जो इससे पहले प्रोफेज आता है, तब तक डबल रहेगा। एना फेज और एना फेज के बाद आधा ही रहेगा। तो ये डायग्राम आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अगर एक सेल में डीएनए की मात्रा 16 है, गुणसूत्र की मात्रा अगर 32 है, तो G1 फेज में हो तो G2 फेज में क्या होगा, आपको पता है G2 फेज में डीएनए की मात्रा 16 से 32 जाएगी, पर गुणसूत्र की मात्रा 32 की 32 ही रहेगी, गुणसूत्र नहीं बढ़ेगा।
दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि अगर G2 फेज में गुणसूत्र 8C है और गुणसूत्र डीएनए 8C है, गुणसूत्र 16 है, तो बताइए जीवन में कितना रहा होगा? जीवन में 4 रहा होगा, तभी तो 8 हुआ है ना, तो उसका आधा हो जाएगा। 4 हुआ है, गुणसूत्र की संख्या अब भी समान रहेगी, मतलब गुणसूत्र की संख्या G1 G2 S तीनों में बराबर रहती है, पर S फेज में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। यह कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है चेक पॉइंट्स को लेकर। यह ध्यान रखना, बहुत ही क्वेश्चन आता है भाई कि डीएनए इतना है तो इसमें कौन से फेज में क्या होगा, कौन से फेज में क्या क्या होगा, यह लॉजिक याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है कि एनाफेज से पहले तक की सारी अवस्था में गुणसूत्र की मात्रा समान रहेगी, बाद में आधी हो जाती है। ठीक है, बाद में आधी हो जाती है, और उससे पहले तक जो है डीएनए की मात्रा जो डबल होती है फिर वो भी बराबर हो जाती है। चेक पॉइंट के नाम पे मैंने आपको बताया कि एक होता है G1 और S के बीच में, दूसरा होता है S और G2 के बीच में, तीसरा होता है G2 और M के बीच में। ये 3 चेक पॉइंट में जीवन के सभी कार्यों को हुआ कि नहीं हुआ यह ध्यान रखता है। चेक पॉइंट कंट्रोल्ड बाय सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से नियंत्रित होता है। दोबारा बता रहा हूं, साइक्लिन प्रोटीन से कंट्रोल होता है। साइक्लिन प्रोटीन या सीडीकेज यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से कंट्रोल होता है। एस फेज के कार्यों को चेक करेगा, ये वो है। विभाजन से पहले के सभी कार्यों को चेक करेगा, ये वाला चेक पॉइंट है। मतलब चेक पॉइंट काइंड ऑफ, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैंने ऐसे बता दिया कि ये सारे के सारे इस एंजाइम से निर्भर होते हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये एंजाइम इस काम को करवाने के लिए जाना जाता है। एक बड़ी बात, प्रोकैरियोटिक में एस फेज नहीं होता मित्रों, प्रोकैरियोटिक में एस फेज नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में इकोलाई 20 मिनट का साइकिल होता है। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो विखंडन से जस्ट पहले हो जाता है, बाइनरी फिजन के दौरान। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को याद रखना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में एस फेज नाम की कोई चीज नहीं है। जीवन हो सकता है, G2 हो सकता है, पर एस फेज नाम की कोई चीज उनके पास पाई नहीं जाती है। यह पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है। इतनी चीजों को एकदम कंप्लीट करके रखना है, मन लगाकर ध्यान पे रखना है, ताकि आपको एक एक चीज यहां पर कंप्लीट हो जाए और इतनी चीजों को आप कंप्लीट कर भी जाएं। मामला समझ में आया, हां या ना? अब इस पॉइंट को फिर आगे डिस्कशन करते हैं। इन सभी चीजों को इतना विस्तार से एनसीईआरटी ने किया है, मैं भी और पॉइंट लेकर आ रहा हूं इस पे। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जितनी भी चीजें हैं इस पे एनसीईआरटी इस तरीके से बताई है। ठीक है कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन की सभी जीवों की विशेषता है। सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं। प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिका का निर्माण करती है। संतति स्वयं वृद्धि विभाजन होती रहती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, डिटेल में मैंने इसका आप लोगों को बताया है। कोशिका विभाजन सही होता है और संतति में इसकी पैतृक कोशिकाओं का जीनोम जाता है। यह सब बात भी बहुत जरूरी है। ये सब एक दूसरे के साथ समायोजित होते हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे शब्द, मैंने इस पे कितना फोकस किया था आपको कि सारी कोशिकाएं एक दूसरे से समायोजित होनी चाहिए, विभाजन सब कुछ होना चाहिए। सबसे पहले जीनोम का द्विगुणन होगा, अन्य कोश संगठकों का संश्लेषण होगा, तत्पश्चात विभाजन होगा। इसी को हम कोशिका चक्र कहते हैं। चक्र के उदाहरण के हिसाब से सबका अलग अलग होता है, किसी में 24 घंटे। ये छोटी छोटी चीजें आपको खुद से हल्का हल्का रीड कर लेना है। एम प्रावस्था, इंटरफेस प्रावस्था, सूत्री प्रावस्था, ये जितनी भी प्रावस्थाएं हैं अब ये तुम्हें एकदम मजे से समझ में आ जाएंगी अगर मैंने पढ़ा दिया है तो। ठीक है, मैंने हर एक चीज बताई और इससे बहुत डिटेल में आपको बताया है। एक एक चीज आपके साथ ये बननी चाहिए। इसका बहुत ज्यादा विस्तार आप एनसीईआरटी के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं कि कौन निष्क्रिय प्रावस्था है, कौन सी प्रावस्था है, जीवन है, गैप वन है, कौन कौन सी प्रावस्था में ये होता है। अब यहां से माइटोसिस स्टार्ट होगा। इतना पार्ट अब अपने को डिस्कशन करके रखना है और इसके बाद अब हम आगे लेकर चलते हैं पॉइंट को। ठीक है, ये चीजों को ध्यान पे रखना। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पोर्शन है, हमारे पास 2 चीजें बचेंगी मेजर, वो भी माइटोसिस और मियोसिस। इन दोनों का अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अब यहां से कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये आप लोगों के होमवर्क भी है और मेरे साथ में आप लोग लेकर चलना। कायिक कोशिका चक्र कितना होता है? छोटी अंतर प्रावस्था के बाद लंबी माइटोसिस प्रावस्था आती है। माइटोसिस प्रावस्था के बाद G2 प्रावस्था आती है। जीवन प्रावस्था के दौरान डीएनए की मात्रा मूल कोशिका से दुगनी हो जाती है। डीएनए द्विगुणन एस प्रावस्था के दौरान होता है। कायिक कोशिका चक्र में क्या क्या होता है बताओ? एक कायिक कोशिका चक्र, एक कोशिका चक्र पूरा क्या होता है? छोटी अंतर प्रावस्था के बाद लंबी माइटोटिक प्रावस्था आती है, नहीं,
इंटरफेज बड़ा है, माइटोसिस छोटा है। माइटोसिस प्रावस्था के बाद ये जो एम फेज के बाद डायरेक्टली G2 आ जाता है क्या? नहीं, G1 आता है, ये गलत हो गया। G1 प्रावस्था के दौरान डीएनए की मात्रा कोशिका डबल हो जाती है, नहीं, डीएनए द्विगुणन एस प्रावस्था के दौरान होता है। एकदम आसान से क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। कायिक कोशिका में जिसमें अपने कोशिका चक्र में अभी अभी एस अवस्था पूरी की है, उसी स्पीसीज के युग्मक की तुलना में क्या होगा? अब जैसे आपको पता है कोई युग्मक है, युग्मक का मतलब होता है गैमेट। अब आपको पता है भाई कि गैमेट होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी। ठीक है, अब एस प्रावस्था पूरी की है, एक कोशिका है जिसने अपनी एस प्रावस्था पूरी की है, एक कोशिका है, मान लो इनकेस कि इनके पास डीएनए जो है वो 2C रहा होगा, ठीक है, और क्रोमोसोम जो इनके पास में रहा होगा वो मान लेते हैं 8 रहा होगा, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब एस अवस्था पूरी कर ली तो डीएनए इनके पास कितना हो जाएगा मित्रों? डीएनए हो जाएगा 4C, और गुणसूत्र जो इनके पास में है वो गुणसूत्र की संख्या अभी भी 8 ही रहेगी। अब उस स्पीसीज के युग्मक की तुलना में, अब गैमेट्स जिसके पास गुणसूत्र की संख्या ही आधा होगा, तो गुणसूत्र 8 है, इसका आधा कितना होता है जी? इनके पास 4, और जब 4 इनके पास में है, जब 4 इनके पास है तो गुणसूत्र ही आधा है, तो डीएनए भी तो आधा ही होगा, तो 2C होगा। तो बताओ अब इसकी कहानी। तो गुणसूत्र की संख्या समान होगी लेकिन डीएनए की मात्रा दुगनी होगी। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, ये जो इसकी तुलना में युग्मक की तुलना में बताना है। तो उनके पास गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 4 गुनी होगी, गुणसूत्रों की संख्या जो है गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होगी, गुणसूत्रों की संख्या युग्मक की तुलना में, युग्मक की तुलना में डीएनए डबल है, डीएनए डबल है, ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। नहीं, गुणसूत्रों की संख्या, दोनों की संख्या डबल डबल, गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होगी, डीएनए की मात्रा भी दुगनी होगी। देखो इससे, ये 2C है, 4C है, इसका 4, उसके पास 8, क्योंकि युग्मक में हर चीज आधी होती है, ठीक है। युग्मक में जब गुणसूत्र ही आधा हो गया तो बाकी तो आधा हो ही जाएगा डीएनए, ठीक है। बाकी कुछ कोशिका ये देख लो, प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं। यदि सूत्रीय विभाजन की अंतरा प्रावस्था में, जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगर अभी भी 8 है तो बाद में भी 8 ही होगा, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं होती। देख रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे पूछे जाते हैं। लगभग समय कितना लगता है जीवन प्रावस्था के लिए, कौन कौन सा समय है, G0 के बारे में संबंध बताइए, ये सब चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है। आप एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, तब जाकर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जिसे माइटोसिस एंड मियोसिस कहते हैं, एनाफेज, अभी वह हम लोग यहां पर नहीं पढ़ेंगे। इतनी चीजें आपको कंप्लीट करके रखनी है, मन लगा करके, ध्यान लगा करके, ध्यान लगा करके। और ये रहा होमवर्क आपका प्रारंभिक 51 से 79 तक, 8, 9, 10, 8, 14, 15, और ये PYQ के क्वेश्चन DPP। अगर आपके पास ये नोट्स है तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। अपना बहुत ध्यान रखें, थोड़ी छोटी सी क्लास है बट आप इसका ध्यान रखेंगे, इतना पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय बाय।